हाँ भाई चलो जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सब मौजबार? हाँ जी गुड। ठीक है, विशाल की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ मतलब बताया नहीं कुछ भैया ने, उसकी क्या हो गया, उसे प्रॉब्लम क्या हो गई? बुखार वगैरह यार। ठीक है, मौसम भी चेंज हुआ है ना, बट अब तो ठीक है, अब तो मौसम नॉर्मल है। ठीक है, बट फिर भी चलो। मेरे को ये बताओ, फर्स्ट क्लास में जीएसटी वाली की फर्स्ट क्लास में कौन कौन था? नहीं था, एक तो प्रीति नहीं थी और राहुल, दो ही नहीं रहे, बाकी तो नॉर्मल सारे है ना। मैं फिर भी रिवाइज करा देता हूँ, हमने थोड़ा वैसी बेसिक सी बातें करी थी जीएसटी वगैरह टैक्स के बारे में। आज मेनली हम जीएसटी के बारे में मेन बातें करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ हमने क्या क्या बातें करी थी। पहले तो जल्दी से, बट दोबारा बोलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर हमारा चल रहा था जीएसटी, मैंने आपको छोटी छोटी बातें करी थी कि हमारा ये पेपर नंबर 3। बेटा कौन सा पेपर है? थर्ड, जिसमें हमारा नाम है टैक्स। और टैक्स के कितने पार्ट हैं? दो। एक क्या है? डीटी और एक क्या है? आईडीटी। डीटी बोले तो डायरेक्ट टैक्स और आईडीटी बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स। जिस इनडायरेक्ट टैक्स में हमें एक पार्ट पढ़ना है जीएसटी। क्या पढ़ना है? जीएसटी। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में और भी टैक्स है, बट हमें जो पढ़ना है वो कौन सा है? जीएसटी। मैंने कुछ बातें शुरू करी थी बिल्कुल बेसिक सी। मैंने कहा था 50 नंबर का सब्जेक्ट है, पर अपने में ये पूरा 100 है। क्लियर है? वो देखने के लिए 50 लगता है, बट अच्छा खासा सब्जेक्ट है। ठीक है, शुरुआत करेंगे हमारे साथ में। मैंने सबसे पहली बात करी थी इसकी फुल फॉर्म। क्या बात शुरू करी थी? फुल फॉर्म। मैंने कहा था इसका पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस या सर्विसेज? सर्विसेज। लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बट दिस इज नॉट सर्विस, दिस इज सर्विसेज। तो पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो अलग बात है, हम फ्लो में क्या बोलेंगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बट नॉर्मली हमारे यहाँ सारे गुड्स कवर है, सारी सर्विसेज कवर है, एक्सेप्ट कुछ, एक्सेप्ट कुछ। दूसरी बात करी थी मैंने टैक्स से अलग, मैंने कहा था कि भैया हम जो यहाँ पे कोर्स में कवर करने वाले हैं 50 नंबर में, वो हम जीएसटी एक्ट पढ़ने वाले हैं या लॉ पढ़ने वाले हैं? द आंसर इज, भूल गए इतनी जल्दी? अरे है एक्ट या लॉ? लॉ। क्योंकि एक्ट जो है वो माइनर है। ठीक है, वो माइनर कॉन्सेप्ट है और नैरो कॉन्सेप्ट है, और लॉ ब्रॉड है। ठीक है, लॉ में कई चीजें कवर होती हैं। कितनी चीजें थी हमारे पास? 5। कितनी चीजें थी? 5। एक तो हमें एक्ट पढ़ना है पूरा पूरा, साथ में विद रूल्स। ठीक है, दूसरा नोटिफिकेशंस, या मैं बोलूं फाइनेंस एक्ट, फिर नोटिफिकेशन, फिर सर्कुलर एंड एक्सप्लेनेशन, और फिर जजमेंट्स। क्लियर है? तो हमें पूरा जीएसटी से रिलेटेड काम पढ़ना है। बट मजे की बात है, हमारे कोर्स के लिए बात करूं तो जजमेंट अभी सीए फाइनल के लिए रेलिवेंट है, हमारे इंटर के लिए रेलिवेंट नहीं है। और अगर फाइनेंस एक्ट की बात करूं तो वो भी हमें अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो एक्ट में अपने आप ही इनकॉर्पोरेट होगा। तो मेनली आपको 3 चीजें नजर आएंगी। कितनी चीजें? 3। एक्ट, नोटिफिकेशन और सर्कुलर। कितनी बात है? एक्ट, नोटिफिकेशन और सर्कुलर। जैसे देखो, एक बार देखो तुम्हारे कोर्स में ना, अभी मैंने बना ही रहा था, जैसे अमेंडमेंट बना रहा था, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जो मई 2025 बोले वाले जो टाइम है, ठीक है, जनवरी वाले और मई में जैसे मैं बना रहा था, तो मई वालों में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बनाया मैंने अमेंडमेंट। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो अमेंडमेंट के नाम पे अमेंडमेंट नहीं है, सर्कुलर ही सर्कुलर भरे पड़े हैं। अगर आप ध्यान से देखो पहला सर्कुलर, ठीक है, ऑलमोस्ट सर्कुलर ही सर्कुलर है। ये भी सर्कुलर है दूसरा। ठीक है, हर चैप्टर में ना आपको सर्कुलर मिलेंगे, ये भी सर्कुलर ही है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन मतलब सर्कुलर की क्लैरिफिकेशन, याद है ना? कोई डाउट है या कोई सिचुएशन है जिसमें डाउट आ रहा है, तो ये सारे सर्कुलर है। क्लियर है? तो हमारे जो सबसे ज्यादा अमेंडमेंट जो आती है वो क्या आती है? सर्कुलर आ जाते हैं। नोटिफिकेशन ज्यादा नहीं है, एक्ट नॉर्मल है, जो चीजें वो ऐड क्या होती है? सर्कुलर। की कोई भी कंफ्यूजन आई, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करता है? सर्कुलर, कि भैया ये लॉ होना चाहिए। बात समझ आ रही है ना? अभी मैं वापस आता हूं। सर मैंने कहा था सर हमारे सामने गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या क्या बातें करी मैंने, कि सर हमारा फुल नाम क्या है, जल्दी बताओ? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और हमें जीएसटी एक्ट पढ़ना है या लॉ पढ़ना है? लॉ पढ़ना है। ठीक है, अब लॉ में ध्यान से बताना, हमारा जो जीएसटी आया था वो कब आया? 2017। डेट बोलो, 1 जुलाई 2017। लेकिन जब आया तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था या एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर? एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। फिर 8 दिन, कब? 7 दिन के छोड़ को 8 तारीख को, 8 तारीख को हमारा ये लॉ एप्लीकेबल हो गया किस पे? जम्मू एंड कश्मीर पे। ये सब छोटी छोटी बातें रेलिवेंट क्यों है? एमसीक्यू। क्यों रेलिवेंट है? एमसीक्यू की 30 नंबर के क्या है? एमसीक्यू। तो हमारा लॉ आया कब? 1 जुलाई 2017 को, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और 8 जुलाई को, मतलब 7 दिन बाद पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिर मैंने कुछ बातें करी थी। मैंने कहा था एक्ट तो समझ आता है, रूल्स क्या होते थे? जल्दी जल्दी बताओ, ये बेसिक बेसिक बातें थी। रूल्स क्या होते थे? कि एक्ट में अगर कोई डेटा है, कोई फिगर्स है, कोई परसेंटेज है, कोई पेनल्टी प्रोविजन है, तो उसके लिए वो एक्ट नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएंगे? रूल्स। क्योंकि एक्ट को बदलने के लिए आपको फिर पूरा काम करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से परमिशन, प्रेसिडेंट से साइन वगैरह, लेकिन रूल्स आप चेंज कर सकते हो। रूल्स आप चेंज कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि जितने भी न्यूमेरिकल फाइनेंशियल फिगर्स होते हैं उन्हें एक्ट में नहीं लिखा जाता, किसमें लिखा जाता है? एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब रूल्स में। कहां पे लिखा जाता है? रूल्स। तो एक्ट को जब भी पढ़ा जाता है तो एक्ट को पढ़ा जाता है, जैसे हम बोलते हैं ऐसे पढ़ते हैं, सेक्शन 16 रेड विद रूल।
रेड विद रूल, कि 16 का जो पढ़ रहे हैं वो रूल के साथ में पढ़ रहे हैं, कि अगर 16 में कोई डेटा है तो वो डेटा साथ में पढ़ा जा रहा है। क्लियर है? नाउ नोटिफिकेशन क्या होती है? बोला बोला जल्दी बोलो। तीन चीजें, कितनी चीजें बोली थी मैंने? तीन। अगर मेरे को एग्जिस्टिंग लॉ में, मतलब एग्जिस्टिंग कानून के अंदर अगर मुझे कुछ भी एडिशन करना है, डिलीशन करना है या ऑल्टरेशन करना है, तो मुझे उसके लिए ड्यूरिंग द ईयर अगर मुझे आज चेंज करना है तो गवर्नमेंट हैज अ पावर टू इशू नोटिफिकेशन, कि वो एक नोटिफिकेशन डालेगी और उसमें लॉ को क्या कर देगी? चेंज। लॉ को क्या कर देगी? चेंज। पर अगर मेजर चेंज करना है या पूरे साल का एक बार में करना है तो उन्हें किसका वेट करना पड़ेगा? फाइनेंस एक्ट। किसका करना पड़ेगा? फाइनेंस एक्ट। कब आता है फाइनेंस बिल? हर साल 1 फरवरी को। कौन लेके आता है? जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है। और अगर जिस साल इलेक्शन है उस साल एक आएगा या दो आएंगे? दो। पहले एग्जिस्टिंग लेके आएगी और फिर जो नई बनेगी वो उसके बाद के पीरियड का लेके आएगी। जैसे मान लो मई में इलेक्शन है, पीएम के कब इलेक्शन है? मई में। तो जो हमारी अभी वाली गवर्नमेंट है, मान लो बीजेपी है, तो बीजेपी 1 अप्रैल से लेके कब तक लेके आएंगे? 1 मई, जब तक इलेक्शन है ना। और फिर उसके बाद जो नई गवर्नमेंट इलेक्ट होगी वो कब से लेके आएगी? उस पीरियड के बाद, इलेक्शन के बाद से लेके अगले 31 मार्च तक। बात समझ आ रही? तो फरवरी में आएगा इस साल के लिए, मतलब बोला जाए तो अप्रैल से मार्च। जैसे इस बार आया 1 फरवरी को, तो वो कौन से के लिए आया? 1 फरवरी 2025 को कौन से के लिए आया? 25-26 के लिए। कौन से के लिए आया? 25। पर क्या अभी 25-26 चल रहा है? 24-25 चल रहा है? तो अभी कौन सा वाला फाइनेंस एक्ट चल रहा है? पिछले साल वाला। क्लियर है? अब जो 1 अप्रैल आएगी वहां से कौन सा लगना शुरू हो जाएगा? नया वाला। हमारे कोर्स में कौन सा है? क्या हमारे कोर्स में अभी 25 वाला लगेगा? 24 वाला? 24 वाला। अगले अटेम्प्ट में, मतलब अगर मैं बोलूं तो जनवरी के बाद जो मई है, तुम्हारे अटेम्प्ट के अगले अटेम्प्ट में, तो मैंने बोला ना सावधान, कि अगर जनवरी में दे रहे हो तो कौन सा लगेगा? 24। और अगर मई में चले गए तो कौन सा लगेगा? 25। बोला इंस्टीट्यूट का डिफाइन ये मई सितंबर जनवरी। क्या बोला? मई सितंबर जनवरी। इसमें पिछले साल का, ठीक है, मतलब जैसे मैं मई 25 का टाइम दूं तो अभी मेरे लिए कौन सा एप्लीकेबल है? 24। सितंबर 25 दूं तो भी कौन सा एप्लीकेबल है? 24। मैं जनवरी 26 दूं तो भी कौन सा एप्लीकेबल है? 24। लेकिन मई 26 दूं तुरंत मेरे पे कौन सा आ जाएगा? 26। मतलब मेरे लिए एक्ट ही बदल जाएगा। क्लियर है? तो थोड़ी अच्छी खासी अमेंडमेंट आ जाती है, मई वाले में थोड़ी अच्छी खासी अमेंडमेंट आ जाती है। ठीक है, जितने सर्कुलर है, जितनी भी अमेंडमेंट मैं बना रहा हूँ, ये सब कौन से वाले हैं? एक्ट चेंज हुआ है। ये कौन सा चेंज हुआ है? फाइनेंस एक्ट की वजह से आ रहा है। अभी हमारे लिए कोई टेंशन नहीं, हमारे लिए तो सीधा सब कुछ बना बनाया मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, फिर मैंने माना था सर्कुलर और एक्सप्लेनेशन क्यों आते हैं, जल्दी बताओ। क्या वो एडिशन डिलीशन के लिए आते हैं या ऑलरेडी डाउट्स क्लियर करने के लिए आते हैं? कि अगर आपकी कोई लाइन आई, अगर लॉ में कोई लाइन लिखी है और उस लाइन के मीनिंग्स अलग अलग निकल रहे हैं, लोगों में कंफ्यूजन आ गई है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, यहां बैठो मत जाओ, एग्जांपल दिया था, यहां बैठो मत जाओ, मैंने डाल दिया यूट्यूब पे, डाल दिया क्लास पिछली वाली, कोई होगा तो देख लेना। ठीक है, यहां बैठो मत जाओ। अब इसका मैं अगर पॉज लूं, यहां बैठो मत जाओ, इसका मतलब क्या निकल रहा है? प्रीति, क्या मतलब निकल रहा है? बैठने के लिए, है ना। यहां बैठो मत जाओ। और अगर मैं बोलूं यहां बैठो मत जाओ, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यहां बैठो मत निकलो। तो लाइन वही है, बस मैंने पॉज लिया, लाइन का मीनिंग चेंज। क्लियर है? तो लोगों में कई बार डाउट हो जाता है कि जो आपने लाइन लिखी है, इस लाइन का एक्चुअल मतलब क्या है। तो गवर्नमेंट क्या इशू करती है? क्लैरिफिकेशन। क्या इशू करती है? क्लैरिफिकेशन। और गवर्नमेंट को ही लगता है, लोगों ने नहीं पूछा, पर गवर्नमेंट को लगता है यार ये लोगों का मतलब गलत ना निकाल दें, तो वो क्या इशू कर देते हैं? सर्कुलर, कि भैया हम ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर है? अगर आपका कोई इशू चल रहा है तो ये इशू का मतलब है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि सर जी पहले एक्ट आता है, फिर उसमें कोई चेंजेस है तो क्या आती है? नोटिफिकेशन। और अगर कोई डाउट है तो क्या आते हैं? सर्कुलर एंड एक्सप्लेनेशन। बात समझ आ रही है? और फिर भी अगर डाउट इतना बड़ा हो गया कि वो डिस्प्यूट हो गया, ठीक है ना, उस पर हम एग्री हो रहे हैं ना, बाकी एग्री हो रहे हैं, तो फिर वो जाता है जजमेंट। फिर कहां जाता है? जजमेंट। पर जजमेंट हमें पढ़ना नहीं है। मैंने ये बेसिक सी बातें करी थी, हमारे को अमेंडमेंट का टेंशन लेना नहीं है, आरटीपी बता देगा अमेंडमेंट, अभी तो हमें पढ़ते जाना है स्टडीमेट के हिसाब से। ठीक है, फाइनली अभी तक मई सितंबर तक के लिए आपके पास आ चुकी है, अपडेटेड है। सितंबर और जनवरी के अमेंडमेंट आएंगी बाद में। ठीक है, तो मई तक आपका रेडी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी शॉर्ट में पिछली क्लास की समरी बोलूं तो क्या क्या करा बेटा, जल्दी बताओ। पहले मीनिंग क्लियर है? नाम कौन सा है? जीएसटी। बड़े जल्दी 2 मिनट बताओ। नाम क्या? फुल नेम? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम टैक्स पढ़ रहे हैं, एक्ट पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ में कितनी चीजें जो पढ़नी है हमें? 3। कितनी पढ़नी है? 3। पहला जीएसटी एक्ट, दूसरा नोटिफिकेशन, और तीसरा सर्कुलर एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो हमारा फाइनेंस एक्ट हमारे ऊपर लगने वाला है वो कौन सा वाला? 25 या 24? जो हमें अभी पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? 24। क्लियर है? सर जब हम एक्ट की बात करेंगे तो ये एक्ट आया कब? 1 जुलाई 2017 इंडिया में आया, जम्मू कश्मीर में नहीं। और 8 जुलाई कब? 8 जुलाई को पूरे इंडिया में। तो इसीलिए जब भी एक्ट बोलेंगे जीएसटी एक्ट, तो कैसे नाम जाता है? जीएसटी एक्ट 2017। जैसे कंपनीज एक्ट 2013, ये कैसे नाम जाना जाता है? जीएसटी एक्ट 2007। ठीक है, अब मैं कहता हूं ये तो खत्म होगी बेसिक बात।
अब ध्यान सुनो, लिखने की बात आराम से करेंगे। अब थोड़ी सी मैं बातें शुरू करता हूं। सर सबसे पहले मैं कुछ बेसिक सी बातें करता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज कि सर जो आप कहते हो, आपने ऑलमोस्ट डीटी में भी ये बातें पढ़ी हैं, अब मैं भी यहां से काम शुरू करूंगा, फिर धीरे धीरे मैं जीएसटी पे आता जाऊंगा, ठीक है। हमारे पास जो एक वर्ड होता है वो है टैक्स। वर्ड क्या है? टैक्स। तो नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे सिंपल ये पूछूं टैक्स का मतलब क्या है, तो आप मुझे क्या बताओ, टैक्स मतलब क्या? हाँ, कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, बस। तो मैं जो भी पेमेंट को कंपल्सरी पेमेंट कर रहा हूं वो टैक्स है। ये तो तुम रीजंस बताने लगे कि इसलिए देना पड़ता है। मैं पूछ रहा हूं अगर आपको पूछे कि टैक्स क्या है, तो आप टैक्स का क्या बोलोगे? बेटा प्लीज ध्यान सुनना इधर से, ठीक है। टैक्स को कैसे डिफाइन करोगे कि मैं गवर्नमेंट को जो भी पे कर रहा हूं कंपल्सरी, वो सब टैक्स है। तो ऐसे तो सर आपने फिर बहुत सारी पेमेंट कंपल्सरी कर देते हो। आपको रोड पे अगर आपको जैसे आपका मैं बोलूं कि रोड पे गाड़ी चलानी है तो आपको लाइसेंस लाइसेंस होना चाहिए, तो लाइसेंस फीस पे करते हो, तो क्या वो टैक्स है या फीस है? फीस है। तो टैक्स क्या होता है? क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट को कुछ भी पे कर रहे हो और आप कह रहे हो हम कंपल्सरी, ऑफ कोर्स कुछ चीजें कंपल्सरी पे करनी है। अगर मुझे ड्राइविंग करनी है तो मुझे कंपल्सरी लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस कौन देगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को मुझे लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट को क्या देनी पड़ेगी? लाइसेंस फीस। तो क्या वो टैक्स है? नहीं, वो टैक्स नहीं है। ये तो आप फिर वही रीजन पे आ गए कि इसलिए टैक्स देना पड़ता है। मैं ये नहीं पूछ रहा टैक्स क्यों देना पड़ता है, मैं ये पूछ रहा हूं टैक्स क्या है, किस चीज को टैक्स बोलोगे? क्योंकि अभी तक तो आपके दिमाग में क्लियर रहता है कि जिसके आगे टैक्स लगा है वो टैक्स है। इनकम टैक्स टैक्स है, जीएसटी टैक्स है। पर मैं कहूं कि अगर मान लो मैंने प्रधानमंत्री योजना के अंदर कुछ पेमेंट करी है और मुझे कंपलसरी करनी थी, तो क्या वो मेरी टैक्स के नाम पे आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि कई जगहों पे यहाँ पे लिखा होगा कि आपने जो टैक्स पे किया उसकी डिडक्शन है ना। जैसे आपको इनकम टैक्स में मिलेगा कि आपने कोई जीएसटी पे करा तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, या कोई और टैक्स पे किया एनी टैक्स तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब नाउ टैक्स और बाकी चीजों में डिफरेंस कैसे समझोगे? शॉर्ट में बोलता हूं, दो चीजें। कितनी चीजें? दो। आपको दो बातें याद रखनी है। ऑफकोर्स पहली बात, कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर वॉलंटरी रखा हुआ है कि मर्जी है देना है तो दे दो, नहीं देना तो नहीं देना। जैसे आपको पता है कोविड के टाइम पे प्रधानमंत्री रिलीफ योजना इंट्रोड्यूस करी थी, फंड था वैसे, रिलीफ फंड है ना, और उसमें लोग डोनेशन दे रहे थे। उसमें लोग क्या दे रहे थे? डोनेशन, कि गवर्नमेंट हमारे कोविड के लिए वैक्सीन बनाएगी, ये बनाएगी, वो बनाएगी। तो गवर्नमेंट को जो फंडिंग चाहिए वो लोग अपने यहाँ से कर रहे थे, दान दे रहे थे एक तरह का, कि भैया ये दे रहे थे। या गवर्नमेंट बहुत सारी, जैसे गंगा बचाओ योजना चलाती है या यमुना बचाओ योजना चला रही है, उसमें अगर मैंने कोई डोनेशन करा तो क्या वो कंपल्सरी है? क्या बोलो ना, गवर्नमेंट को दे रहा हूं बट वो क्या कंपल्सरी है? नहीं, तो वो टैक्स नहीं है। तो पहली बात क्या है? कंपल्सरी। ठीक है, थोड़ा स्पीड मेंटेन करूंगा फिर आगे मिल पाऊंगा। क्या बोला मैंने? कंपल्सरी पेमेंट। दूसरा कह रहा है कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। उस पर क्या होना चाहिए? कोई कानून होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने कानून बना दिया और उस कानून में लिखा है कि आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फिर वो क्या बन जाएगा? टैक्स। वो क्या बन जाएगा? टैक्स। ठीक है, लाइसेंस फीस आपको जो दी जाती है वो किसी कानून में नहीं है, वो गवर्नमेंट अलग से चार्ज करती है। लाइसेंस लेना मैंडेटरी है कानून में, पर उसकी फीस क्या है? मैंडेटरी। तो वो एक तरह का टैक्स का पार्ट नहीं होता। पर पॉइंट इज, मैं सिंपल बोल रहा हूं, आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है बेटा। टैक्स के नाम पे अगर कितनी बात करूं मैं, जल्दी बोलो। दो। क्या बोला मैंने? दो बातें। क्या क्या फटाक से बताओ। एक तो कह रहा हूं सर क्या? कंपल्सरी पेमेंट। ठीक है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है एमसीक्यू, ठीक है, इसलिए मैंने डिस्कस किया। बेटा कितनी बातें यहां पे? दो। एक क्या है? कंपल्सरी। ठीक है, कंपल्सरी पेमेंट। और अरे मैंने क्या लिख दिया? कंपल्सरी पेमेंट। ठीक है, किसको? मुझे या गवर्नमेंट को? पेमेंट टू गवर्नमेंट। तो वो और प्लस उसके लिए क्या होना चाहिए? अंडर एनी लॉ, इंडियन लॉ होना चाहिए। अगर आपने लॉ के अंदर गवर्नमेंट को कोई कंपल्सरी पेमेंट करी, कितनी बात है? तीन। लॉ के अंदर गवर्नमेंट को पेमेंट करिए कंपल्सरी, तो वो क्या बन जाएगा? टैक्स। से क्या बोलेंगे? टैक्स। नाउ आपको बताया टैक्स इंडिया में कितने तरीके के होते हैं, जल्दी बोलो। दो, फटाक से बोलो। ये आपको बेसिक बातें पता है। एक कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स, और एक कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स। एक क्या है? डायरेक्ट, और एक क्या है? इनडायरेक्ट। मैं लिखवाऊंगा आराम से। एक क्या है? डायरेक्ट, और एक क्या है? इनडायरेक्ट। अब आप मुझे बताओ, डायरेक्ट टैक्स मतलब स्ट्रेट बैठो, और ये बातें मैं नहीं बताऊंगा, मैं जब जीएसटी पे आ जाऊंगा अभी 10 मिनट बाद, तब मेरा काम शुरू होगा। अभी मैं बिल्कुल वो बातें पूछ रहा हूं जो आपको शायद थोड़ी बहुत नॉलेज है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कैसे पहचानोगे कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? एक एक करके बोलो, एक एक करके, एक एक। हाँ, इनकम नहीं, ऐसे मत बताओ यार, वो तो इनकम टैक्स हो गया।
अगर मैं कहूं कि ये वाला टैक्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है तो कैसे पहचानोगे? वेरी गुड। हाँ, तो जिसे पे करना है उसी का बर्डन है, वो किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। सिंपल ये था ना, अगर मेरे को पे किया तो क्या मैं इसकी वसूली किसी और से कर सकता हूं? आराम से, भाई मेरे को दे दे, हाँ बर्तन संभाल रहे, हाँ जल्दी बताओ क्या बोला मैंने? अगर टैक्स मैंने पे किया तो क्या मैं इसकी वसूली किसी और से कर सकता हूं? इफ आंसर इज यस तो दिस इज इनडायरेक्ट, और इफ आंसर इज नो देन दिस इज डायरेक्ट। ठीक है, नॉर्मली ना इसमें एक छोटा सा वर्ड है जो कंफ्यूज करता है आपको, बताऊं? जनरली मैं यहां पे एक बात बोलता हूं, ध्यान सुनना। यहां पे कहता हूं दो वर्ड है, एक टैक्स पेड, ठीक है, और एक टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन, अगर ये दोनों ऑन सेम पर्सन है, क्या है? ऑन सेम पर्सन, तो बेटा इफ यस तो क्या ये, जल्दी बोलो क्या है ये? डीटी, डायरेक्ट टैक्स। और इफ डिफरेंट तो क्या है? इनडायरेक्ट। जैसे कि बेटा आप, मैंने किसी के यहां काम किया, ठीक है, मान लो मैंने कुछ भी किया, मैंने रेंट पे प्रॉपर्टी दी, रेंट कमाया, या मैंने बिजनेस किया, प्रॉफिट हुआ, या मैंने एम्प्लॉय बन के काम किया, मुझे सैलरी आई, तो मेरी इनकम आई, बोलो है ना? ठीक है, यहां पे मैं चेंज करूंगा बेटा, ध्यान सुनना। क्या बोला मैंने? कोई भी इनकम आई, गवर्नमेंट कहता है कमाई हुई है, मैंने कहा, कह रहा आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा ना। मान लो मैंने 1 लाख कमाया, कितना कमाया? 1 लाख, गवर्नमेंट कहता है आपको इस पे 20% टैक्स देना पड़ेगा। मेरे पे स्लैब कितना लग रहा है? 20%। तो 1 लाख का 20%, मेरी जेब में कितना आया जल्दी बताओ? 1 लाख। अब 1 लाख में से 20,000 मैंने किसको पे किया? गवर्नमेंट को। क्लियर है? तो मेरी जेब में कितना बचा? 80। कितना बचा? 80। अब 20,000 पे कर दिया, अब क्या मैं इस 20,000 को किसी से ले सकता हूं? नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया? डायरेक्ट। बट अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको सामान बेचा, मैंने आपको क्या बेचा? सामान। ध्यान सुनना, मैंने आपको 100 रुपए का सामान बेचा, बात समझ आ रही है? अब 100 रुपए पे गवर्नमेंट ने कहा टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स। मान लो 18% टैक्स है, तो मैं सामान 100 रुपए से आपको वसूल के उसमें से 18 नहीं दूंगा, मैं सामान की कीमत क्या करूंगा? 100 प्लस 18। 100 प्लस 18 मतलब अपने पैसे में से नहीं दूंगा, जो मेरा है वो तो है। जैसे मैंने बोला ना 1 लाख है, अगर मेरे को इनकम आनी है तो सामने वाले से ही नहीं बोलूंगा। जैसे अगर मैंने क्या बोलता कि सामने वाला मुझे 1 लाख दे रहा है, मैं कह रहा हूं भाई 1 लाख मत दे, इसमें 20% तो गवर्नमेंट को देना, तो दे 1/20। तो फिर मैंने वो डायरेक्ट नहीं है, फिर वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट, कि मैंने 1 लाख लिया, अपना अपनी जेब में रखा, 20,000 उससे लिया और फिर गवर्नमेंट को दिया। समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जब मुझे सैलरी मिली तो पूरी कितनी मिली? 1 लाख, और उसी 1 लाख में से मैंने गवर्नमेंट को दिया, तो मैंने अपनी कमाई में से दिया, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट। और मैं कहूंगी नहीं नहीं, मैं अपनी कमाई तो 100 ही रखूंगा, जो मेरा सेल प्राइस है वो कितना है? 100, लेकिन 18% जो टैक्स है वो बढ़ा के सामने वाले से लूंगा। तो लेकिन दैट मीन सामने वाला 100 नहीं देगा, कितना देगा? 118। उसे पता है इसमें 2 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 2, एक सेल प्राइस और एक टैक्स, और फिर वो टैक्स मैं पे करूंगा। तो इसका मतलब पे कौन कर रहा है? मैं। पे कौन कर रहा है? मैं। पर अल्टीमेट जेब किसकी खाली हो रही? मेरी या आपकी? तो बर्डन किस पे आ रहा है? आप पे। तो दैट इज, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। अब 99% लोगों को लगता है ये सही है, प्लीज ध्यान सुनना। 99% लोगों को लगता है कि जहां पे जो करेक्ट वर्ड है वो दो हैं, टैक्स पेड और टैक्स बर्डन। मतलब जिसने पे किया, अगर बर्डन उसी का है, वो किसी और से नहीं वसूल सकता। क्लियर है? तो भैया वो क्या हो गया? डायरेक्ट। और अगर मैं वसूल सकता हूं तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। बट दिस इज रॉन्ग बेटा, प्लीज समझना, दिस इज रॉन्ग। अब मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझना। सर आपको पता है एक कॉन्सेप्ट है इंडिया में, टीडीएस, हल्का सा सुना होगा आपने, अभी इनकम टैक्स में आएगा भी। ठीक है, ये एम्प्लॉयर है, ठीक है, मान लो एम्प्लॉयर है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी। ठीक है, राज पढ़ाई के मोड में बैठ जाया करो, ठीक है? क्लियर है? या तो क्लास में अलग अलग बैठा करो, ये अब ये चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है ना? ठीक है, कि मैं बार बार तुम्हें देखता रहूं। हाँ जी, एम्प्लॉयर कौन है? टीसीएस, और मैं एम्प्लॉय हूं। मैं क्या हूं? एम्प्लॉय। ठीक है, मान लो 2 एम्प्लॉय हैं, एक ए और एक बी। क्लियर? आम समझना, इन्होंने ए को भी सैलरी पे करी और बी को भी सैलरी पे करी। आराम से लेना, ए को सैलरी पे करी 1 लाख, और बी की सैलरी भी कितनी बनती है? 1 लाख। दोनों की सैलरी 1 लाख है। क्लियर है? बट मान लो बी पे टीडीएस लग गया। क्या लग गया? टीडीएस कॉन्सेप्ट। अब क्यों लगा वो बात बाद में करेंगे, मान लो लग गया। तो पॉइंट ये है कि इसमें पता है क्या होगा? एम्प्लॉयर जो टीसीएस है वो इसको 1 लाख नहीं पे करेगा, वो उस 1 लाख में से क्या करेगा? 20,000 टैक्स डिडक्ट करेगा, और इसको नेट पेमेंट कितनी करेगा? 80। नेट पेमेंट किसकी कितनी करेगा? 80। क्लियर है? नेट पेमेंट कितनी करेगा? 80, और 20,000 गवर्नमेंट को क्या करेगा? पे।
गवर्नमेंट को क्या करेगा, पे। अब ध्यान से बताना, पे किसने करा है, एम्प्लॉयर। पे किसने करा है, एम्प्लॉयर। और अल्टीमेट बर्डन किसका हुआ है, एम्प्लॉय का। अल्टीमेट जेब किसकी खाली हुई, एम्प्लॉय की। अब आप ये बताओ, आपके हिसाब से टैक्स पेड किसने करा, एम्प्लॉयर ने, और टैक्स बर्डन कौन झेल रहा है, एम्प्लॉय। क्या ये डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? दिस इज डायरेक्ट टैक्स, दिस इज डायरेक्ट टैक्स। सर ये क्या बात हुई, सर यहां भी तो दो दो हो गए, लेकिन ये टीडीएस मेन कॉन्सेप्ट है इसका, इनकम टैक्स का, सेक्शन 194, सेक्शन 194 ऑफ इनकम टैक्स। तो अगर इनकम टैक्स डीटी है तो फिर ये आईडीटी जैसा कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। लॉ में ये नहीं लिखा है टैक्स पेड, लॉ में लिखा है टैक्स लेवी। क्या लिखा है, टैक्स लेवी, ठीक है। लॉ में पेड वर्ड यूज ही नहीं है, लॉ में लिखा है टैक्स लेवी। लेवी मतलब जिसपे एप्लीकेबल है, और जो बर्डन झेलेगा वो सेम है। पे कोई भी कर रहा हूं, पे कोई भी कर रहा हूं। इवन आपको पता है एक हमारे जीएसटी में कॉन्सेप्ट है आरसीएम, अभी आएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब उसमें सेलर कुछ नहीं करेगा, बायर ही टैक्स पे करेगा और बायर की ही जेब खाली होगी। मतलब पे भी मैं ही कर रहा हूं और जेल भी मैं ही रहा हूं, तो भैया फिर तो ये डीटी हो गया, फिर तो ये डीटी हो गया। पर बेटा पेड रेलिवेंट ही नहीं है। रेलिवेंट वर्ड क्या है, टैक्स लेवी, कि लग किस पे रहा है और अल्टीमेट बर्डन किस पे हो रहा है। लग सप्लायर पे रहा है, ठीक है, सप्लायर का पैसा कम हो जाएगा, ठीक है, और मैं पे करूंगा, उससे मतलब नहीं है, और बर्डन मेरा जाएगा, है ना। मतलब मैं उसके ब्याज पे करूंगा। जैसे एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर का क्या बर्डन है, क्या नहीं, झेलेगा कौन, एम्प्लॉय। बस लग किस पे रहा है, लग मतलब सॉरी पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। लग किस पे रहा है, अभी भी एम्प्लॉय पे लग रहा है, बस उसके ब्याज पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। वो खर्चा एम्प्लॉयर का नहीं है, हमने बस ड्यूटी फिक्स कर दी कि भैया आप उसका टैक्स है ना हमारे ब्याज पे, आप उनके ब्याज पे करो। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि इनकम टैक्स या जीएसटी लगता किस पे, ऑलवेज सप्लायर। लगता किस पे, ऑलवेज सप्लायर, या आपका जो भी इनकम कमा रहा है उस पे, ठीक है। और बर्डन अगर आप शिफ्ट कर सकते हो तो वो डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स है, और नहीं शिफ्ट कर सकते हो तो क्या है, डायरेक्ट। अब शॉर्ट में समझो बेटा क्या बोला मैंने, ध्यान से जल्दी बताओ। दो वर्ड है, एक क्या है टैक्स लेवी, एक क्या है टैक्स लेवी। यहां पे अगर आपका डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स, तो वो लेवी होता है उस पे जो इनकम कमा रहा है, जो इनकम कमा रहा है, क्लियर है। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो वो लगता किस पे, ऑलवेज किस पे, सेलर। अब चाहे पे कोई भी कर रहा हो, जैसे मेरे ब्याह में कमा मैं रहा हूं तो टैक्स मेरे पे लगेगा कि भाई आपकी इनकम के हिसाब से। बेटा रेट जो डिसाइड होगा 20% वो एम्प्लॉयर थोड़ी डिसाइड करेगा, वो मेरा ही डिसाइड होगा, ठीक है। बस पेमेंट किससे ले लेगा, वो कंपनी से, ठीक है। और अल्टीमेट टैक्स बर्डन, टैक्स बर्डन, बेटा टैक्स बर्डन मेरे केस में मेरे पे ही आएगा, लगा भी मेरे पे और अल्टीमेट जेब भी मेरी खाली, तो कौन सा हो गया, डायरेक्ट। भले ही पे किसने किया, एम्प्लॉयर ने, पे किसने किया, एम्प्लॉयर ने। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है सर जी, लगेगा किस पे, सेलर, पर ऑलवेज जेब किसकी हल्की होगी, परचेजर की। जेब किसकी हल्की होगी, परचेजर, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में आया, टैक्स पेड है या टैक्स लेवी है, टैक्स लेवी। अब ये जो पढ़ेंगे ना टैक्स लेवी, इसे बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं, चार्जिंग। जब आप पढ़ोगे जैसे इनकम टैक्स ही पढ़ोगे तो वहां भी आएगा चार्जिंग सेक्शन, तो वहीं लिखा होगा कि इनकम टैक्स लग किस पे रहा है, ऑलवेज किस पे लगेगा, जिसने कमाया, और जेब भी किसकी हल्की होगी, जिसने कमाया। चाहे पे कोई भी कर रहा हो, पे वो डायरेक्टली भी कर सकता है, उसके ब्याह में कोई और भी कर सकता है, बट मुझे उससे लेना देना नहीं है। जल्दी बताओ, इनकम टैक्स जो भी डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में कितने वर्ड है, दो। कितने वर्ड है, दो। टैक्स पेड रेलिवेंट है या नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, टैक्स लेवी और टैक्स बर्डन। अब ये धीरे धीरे बेटा, ये टेक्निकल वर्ड है, ये धीरे धीरे सीखोगे, अभी एकदम से एक लाइन में नहीं समझा जाएगा। अच्छा लेवी इस पे होता है, बर्डन नहीं। अरे पूरा 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 सेक्शन है, सेक्शन 9 पूरा चैप्टर है लेवी के ऊपर, ठीक है ना। इनकम टैक्स में अच्छे खासे आपके 10-15 क्लास लगेंगे सिर्फ लेवी पे, कि इनकम टैक्स किस किस पे कब कब लगेगा, क्लियर है। बस अभी ये समझना है कि सर जी अगर लेवी और बर्डन दोनों एक ही बर्डन पे हो गया, कि मुझ पे ही लग रहा है और मेरी जेब हल्की होगी, चाहे मेरे ब्याह पे कोई भी करे, ठीक है, तो वो कौन सा है, डायरेक्ट। और लेवी किसी और पे हो रहा है, दैट इज सेलर, और बर्डन कौन उठा रहा है, बायर, तो फिर ये कौन सा है, इनडायरेक्ट। कौन सा है, इनडायरेक्ट। चाहे भले ही पे मैं कर रहा हूं या पे वो कर रहा हूं, बात समझ आ रही। पेमेंट इज रेलिवेंट और नॉट, जल्दी बोलो, टैक्स पेड इज रेलिवेंट और नॉट, नहीं नहीं रेलिवेंट है। पे कोई भी कर रहा हो, अपने को लेना देना नहीं है, बस दो वर्ड सीखने हैं, कौन कौन से, टैक्स लेवी और टैक्स बर्डन, ठीक है। अब मैं कुछ और बातें करता हूं, ठीक है, ध्यान सुनना। अब मैंने टैक्स के बारे में बात कर ली, बताओ कितने टैक्स है, जल्दी बोलो, दो। एक कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स, और एक कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, दो वर्ड, एक क्या है, टैक्स लेवी और टैक्स बर्डन। बेटा क्या ये अलग अलग है या सेम है, अगर ये सेम है तो वो कौन सा टैक्स कहलाएगा, डायरेक्ट। और अगर इनडायरेक्ट की बात करूं तो एक कौन सा वर्ड है,
टैक्स लेवी और एक क्या है, टैक्स बर्डन। अभी लिखवा दूंगा सब, ठीक है। टैक्स बर्डन अगर ये डिफरेंट पर्सन पे है, किसमें है, डिफरेंट, तो वो क्या कहलाएगा, आईडीटी। बताओ इनकम, अगर डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल लें तो एक बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा, इनकम टैक्स। ऐसे ही आप आगे जाके पढ़ोगे प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, और भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। वेल्थ टैक्स पहले हुआ करता था, अब खत्म हो गया। अभी जो पॉपुलर है वो हमारे सामने क्या है, इनकम टैक्स। पॉपुलर क्या है, इनकम टैक्स। आईडीटी में अगर आप बात करोगे इनडायरेक्ट टैक्स में, तो यहाँ पर एग्जांपल में मेन है हमारा जीएसटी, इसके बाद और भी आएंगे जैसे कि कस्टम, ठीक है। मतलब जनरली बोलूं तो डोमेस्टिक सेल परचेज पे, अगर विद इन इंडिया आप सेल परचेज कर रहे हो तो 99% आपका क्या लगेगा, जीएसटी। बट जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, क्या, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो वहां पे क्या लगेगी, कस्टम ड्यूटी, क्या लगेगी, कस्टम। ऐसे ही कुछ चीजों पे जीएसटी नहीं लगता, क्या लगता है, वैट। जैसे कि हम बात करेंगे अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता, क्या लगता है, वैट, ठीक है। ऐसे ही आपकी मैं बोलूं तो पेट्रोल, क्या, पेट्रोल, पेट्रोल पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता, क्या लगता है, वैट, ठीक है। तो ये तीन हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं बेटा, कौन कौन से, चलिए बोलो, जीएसटी, उसके बाद कस्टम और उसके बाद वैट। आपको अभी जो यहां पढ़ाया जाएगा इंटर में, वो सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जीएसटी। और जब आप फाइनल में जाओगे तो आपको सारे पढ़ाए जाएंगे, जीएसटी पढ़ाया जाएगा, कस्टम भी पढ़ाया जाएगा, थोड़ा बहुत वैट के बारे में भी आप नॉलेज ले लोगे। बात समझ आ रही है। मेनली आपको जो रियल लाइफ में दिखेंगे वो दो ही दिखेंगे, कौन कौन से, एक जीएसटी और एक कस्टम। वैट आपको बहुत गिने चुने दिखेंगे, क्यों, क्योंकि या तो वो अल्कोहल वालों पे लग रहे होंगे, ठेकों पे, अब ठेकों पे तो जॉब करने पहुंचोगे नहीं तुम, ठीक है, या फिर पेट्रोल पंप, ऑफ कोर्स वहां पे आप काम कर सकते हो, इंडियन ऑयल वगैरह की अकाउंटिंग कर सकते हो, तो वहां आपको वैट नजर आ जाएगा। नाउ अभी भी मैं जीएसटी पे नहीं आ रहा, मैं कुछ बातें डिस्कस करता हूं। आप मुझे थोड़ा डिफरेंस बताओगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। पहला डिफरेंस तो आप मुझे बता सकते हो, बताओ सर, वही मीनिंग, ठीक है, टैक्स लेवी एंड टैक्स बर्डन, ठीक है। अगर सेम है तो वो क्या है, डायरेक्ट, और अगर अलग अलग है तो क्या है, इनडायरेक्ट। ये तो नॉर्मल है, ठीक है। अब एक एग्जाम में एमसीक्यू आता है, एक वर्ड होता है बेटा, ध्यान सुनना, एक होता है प्रोग्रेसिव और एक होता है रिग्रेसिव। सुना भी, आया होगा टीटी में, हाँ जी। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ रहा है, और रिग्रेसिव मतलब इक्वल, घट नहीं रहा, रिग्रेसिव मतलब सेम, क्लियर है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है, प्रोग्रेसिव। कैसे, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स भी बढ़ेगा। स्लैब रेट है, बोलो ना, इतने तक कमाया 0, उससे ऊपर कमाया 5, उससे ऊपर कमाया 10, फिर 15, फिर 20, फिर 30, फिर सेस, बोलो है ना। तो जैसे जैसे आप कमाते जाओगे आपके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ता जाए। बट इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव, सर एक रेट फिक्स है 18% या 28% या 12% या 5%, गुड्स पे डिपेंड करेगा, सर्विस पे। मान लो मेरी सर्विसेज पे, टीचिंग पे 18% लगता है, क्या लगता है, 18। अब मैं चाहे 1 रुपए की सर्विस दूं या 1 करोड़ की सर्विस दूं, टैक्स क्या लगेगा, 18। दैट मींस रेट क्या है, रिग्रेसिव। क्या है बेटा, रिग्रेसिव। जल्दी बोलो, डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है, प्रोग्रेसिव, और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, रिग्रेसिव। बेटा एक और चीज, अगर आपका डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डिपार्टमेंट, किसकी बात करेंगे, डिपार्टमेंट, कि डायरेक्ट टैक्स कौन संभालता है इंडिया में, कौन संभालता है, जल्दी बताओगे, नाम बताओगे, वेरी गुड, सीबीडीटी। क्या है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये सब एमसीक्यू बनते हैं छोटे छोटे। बेटा अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो यहां पे कोई बताएगा, वेरी गुड, सीबीआईसी है। इनडायरेक्ट टैक्स में तो आईटी होना चाहिए, है ना। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इनडायरेक्ट में आई है बस, क्या बोला मैंने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, लिखवा दूंगा मैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, क्या बेटा जल्दी बताओ, बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का सिर्फ यहां पे क्या है, आई, कस्टम का सिर्फ क्या है, सी, और सेंट्रल बोर्ड का सी भी। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही, क्लियर है। एक बात और, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आपने टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स अभी इनकम के साथ शुरू करा होगा, तो हल्का फुल्का आपको आइडिया मिला होगा। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट होता है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, बोलो है ना। जैसे आपने जो भी कमाया इस साल 2024-25 में, जो भी कमाया उसका टैक्स इसी साल देना है या अगले साल देना है ना। तो जो साल हम कमा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर, और इसका टैक्स कब लगेगा, अगले साल, उसे बोलेंगे असेसमेंट ईयर। क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, प्रॉफिट आपको साल के बीच में थोड़ी ना पता चलेगा, साल खत्म होने के बाद चलेगा। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनती है, साल के शुरू में, मिड में या एंड में, तो प्रॉफिट कब पता चलेगा, शुरू में या एंड में, एंड में। तो भाई सीधी सी बात है, टैक्स भी आप कब भरोगे, बाद में। इसीलिए तो डेट क्या है, 31 जुलाई, डेट क्या है, 31 जुलाई। मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई में जो भी आप टैक्स फाइल कर रहे होगे वो उसी साल का कर रहे होगे, पिछले साल का, पिछले साल का। पर जीएसटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां सिर्फ जो कॉन्सेप्ट चलता है वो क्या चलता है, जल्दी बताओ। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो सिर्फ करंट ईयर,
क्या चलता है, करंट ईयर। भाई इस साल जो भी सेल करोगे उसी का उसी साल इमीडिएटली 7 टैक्स भरते चलो। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि पिछले साल की सेल पे अगले साल टैक्स, नहीं, इस साल की सेल पे इसी साल टैक्स। आ रही है बात, समझ नहीं आ रही है तो कुछ छोटे छोटे डिफरेंस जल्दी बताओ, मैंने 4 डिफरेंस बता दिए, काफी है, जल्दी बोलो। सबसे पहला मीनिंग में डिफरेंस, हाँ भाई आवाज आनी चाहिए, एनर्जी रखो। सबसे पहला क्या है मीनिंग में डिफरेंस, बेटा कितने वर्ड हैं, 2। एक क्या है टैक्स लेवी और टैक्स पेड। किसी ने बोला ना मार खा जाओगे मुझसे, ठीक है। पेड इंपॉर्टेंट नहीं है पूरे ओवरऑल लॉ में, ठीक है। पेमेंट कौन कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टैक्स लग किस पे रहा है और टैक्स बर्डन कौन झेल रहा है। अगर सेम है तो क्या है डायरेक्ट, और अलग अलग है तो क्या है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव, डायरेक्ट टैक्स है प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इनकम टैक्स बढ़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव। भैया आप चाहे कितनी भी सेल करो आपका टैक्स रेट क्या रहने वाला है, सेम। क्या रहने वाला है, सेम। ये मत सोचना टैक्स तो बढ़ेगा ना सर, मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं रेट की बात कर रहा हूं। जिस रेट से मैं टैक्स पे करूंगा वो रेट कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप 1 रुपए की सेल करो या 1 करोड़ की। बात समझ आ रही है बेटा। यहाँ पे डिपार्टमेंट डायरेक्ट टैक्स कौन है, जल्दी बोला करो फारूक। सीबीडीटी बेटा फुल फॉर्म बोलो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और भैया इधर क्या है सीबीआईसी, फुल फॉर्म बोलो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। बेटा यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में कौन सा कॉन्सेप्ट है, असेसमेंट और प्रीवियस। प्रीवियस मतलब जो चल आप कमा रहे हो उस साल का टैक्स आपको उस साल नहीं देना है, कब देना है, अगले साल। पर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ तो भैया करंट ईयर मतलब करंट ईयर, जो कमाया उसी टाइम उसका टैक्स पे करते दो। बात समझ आ रही है। नाउ मैं इतनी बातें लिखवाऊं या थोड़ा और पढ़ लें, अभी और कर लेते हैं, अभी तो मतलब छोटी छोटी बातें हुई। अब आ जाओ जल्दी थोड़ी सी बात करते हैं मेन बात। अब आते हैं जीएसटी के ऊपर, ठीक है बेटा। अभी टाइम लगेगा देखना जीएसटी पर। आपको पता है जीएसटी में क्यों टाइम लगता है, एकदम आ क्यों नहीं रहा हूं मैं इस पे, क्योंकि आपको पता है जीएसटी में बहुत डिस्प्यूट थे। अगर आप सोचो तो 2004 से जीएसटी आना चाह रहा था गवर्नमेंट को, याद है ना, पीएम को इस बात पे बहुत वो मिला था नरेंद्र मोदी को कि भाई इन्होंने फाइनली ला दिया, ठीक है। क्योंकि वो रीजंस थे कुछ कि भाई ये चीज ऐसे आने को तैयार नहीं थी, गवर्नमेंट्स एग्री नहीं हो रही थी कि भैया ये भी आए, वन नेशन वन टैक्स ना हो, अलग अलग टैक्स हो। तो उसके पीछे बेस में बना रहा हूं कि भाई क्यों, ठीक है, आराम से सुनना। जो अब मैं बातें करने वाला हूं वो करने वाला हूं कॉन्स्टिट्यूशन की। किसकी बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंट्रोडक्शन में सर बस इतना ही था इंट्रोडक्शन का पार्ट कि भैया ये हो गया बेसिक बेसिक। जो इंट्रोडक्शन है वो मेनली हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, बोले तो भारत का संविधान, ठीक है। इसी में पूरा जीएसटी, ठीक है। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको पता है इन्होंने 2 लोगों को पावर दी हुई है। कितने लोगों को, 2। एक जिन्हें आप बोलते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बोलते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। एक क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं स्टेट असेंबली। स्टेट गवर्नमेंट्स को हम लोग जो लॉ में बोलता है वो बोलता है स्टेट असेंबलीज। क्या बोलते हैं, स्टेट, मतलब जब स्टेट की मीटिंग्स होती है उन्हें बोलते हैं स्टेट असेंबल हो रहा है। और इधर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो ना, सहदेव चुपचाप बोल रहा है लेकिन बोलो, यूनियन, क्या बोलते हैं, यूनियन असेंबली, दैट इज यूनियन। क्लियर है। तो जनरली आप जब लॉ पढ़ोगे या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो वहां पे इनके लिए वर्ड क्या होता है, यूनियन असेंबली, ठीक है। और इनके लिए क्या वर्ड होता है, स्टेट। अब होता क्या है सर जी, ध्यान सुनो मेरी बात समझो। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना, हमारे देश में 2 तरीके की गवर्नमेंट है, ठीक है। मुद्दा समझना क्योंकि तब आपको डिस्प्यूट समझ आएगा जीएसटी का, और तब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा आर्टिकल्स, ठीक है। सर हमारे देश में 2 तरीके की गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे अब क्या है, बीजेपी, और स्टेट गवर्नमेंट में हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, किसी में कांग्रेस है, किसी में बीजेपी, किसी में कोई और अदर पार्टी, जैसे ममता अपनी अलग पार्टी लेके बैठी है, ठीक है। अब होता क्या है, सेंट्रल का जो काम होता है वो ओवरऑल इंडिया के लिए होता है, ठीक है, कि ओवरऑल इंडिया में कुछ बड़े बड़े काम है, जैसे नेशनल हाईवेज है ना, कुछ गंगास रिवर्स जो ऑल ओवर इंडिया फैली है, किसी स्टेट की बाउंड्री में नहीं है, उन्हें वो सारी चीजें देखनी है। क्लियर है। और स्टेट को अपनी स्टेट बाउंड्री के अंदर जो भी चीज आ रही है वो देखनी है, ठीक है। जैसे पॉल्यूशन का जो मैटर है वो सिर्फ स्टेट का नहीं है, स्टेट प्लस सेंट्रल है, ठीक है। स्टेट अपना देखेगा और सेंट्रल ऑल ओवर इंडिया देखेगा, ठीक है। अब भैया इन चीजों को करने के लिए पैसा चाहिए, बोलो है ना, पॉल्यूशन मेंटेन करना है, हाईवे मेंटेन करने हैं, ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। क्या स्टेट को हाईवे नहीं बनाने, स्टेट को हाईवे तो नहीं बनाने पर रोड बनाने, जिन्हें लोकल रोड्स बोलते हो, भैया हमारी गली मोहल्ले के रोड्स, बोलो है ना, दिल्ली के जो इधर से उधर एरिया जा रहे हैं उनमें रोड, तो नेशनल हाईवे कौन बना रहा है, सेंट्रल, पर जो लोकल रोड्स बना रहे हैं वो कौन बना रहा है, स्टेट। अब रोड बनाने के लिए पैसा चाहिए। हॉस्पिटल, जो नेशनल लेवल पे हॉस्पिटल बना रहे हैं वो कौन बना रहा है, सेंट्रल, पर जो स्टेट लेवल पे बन रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, स्टेट। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि भैया हर किसी का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन ने काम फिक्स कर रखा है।
कि भैया सेंट्रल जी आप ये काम करोगे, स्टेट जी आप ये काम करोगे, मुझे उसमें डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि इन काम को करने के लिए मेरे बच्चे आराम से रहना, मैं कहानी की तरह आगे बढ़ता जाऊंगा, आराम से रहना। इन काम को करने के लिए क्या चाहिए, सबसे मेन फंड, क्या चाहिए, फंड। और आपको अच्छे से पता है गवर्नमेंट का एकमात्र प्रिंसिपल रेवेन्यू है टैक्स, बोलो है ना। अगर आप गवर्नमेंट से पूछोगी तो उनका सारा काम जो भी है वो किससे आ रहा है, टैक्स, ठीक है। मेन इनकम तो उनकी टैक्स है। अब टैक्स मतलब आपको टैक्स हर गवर्नमेंट को चाहिए, बात समझ आ रही है। सेंट्रल को अपने काम के लिए चाहिए और स्टेट को स्टेट के लिए। तो पहले जो कानून हुआ करते थे उसमें कई लॉ थे, कुछ सेंट्रल लॉ थे और कुछ स्टेट लॉ थे। क्या बोला मैंने, कुछ सेंट्रल लॉ थे और कुछ स्टेट थे। जिन सेंट्रल लॉ से जो टैक्स का कलेक्शन होता था वो किसके पास जाता था, बीच बीच में बोला करो, है ना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल बैठ के एकदम ऐसे लग रहा है सत्संग सुन रहे हैं, बाद में जय माता दी प्रसाद ग्रहण करेंगे, ठीक है। बीच में इनपुट दिया करो बेटा। सेंट्रल जो भी लॉ बनाएगा उसमें जितना भी टैक्स का कलेक्शन होगा वो किसके पास जाएगा, मेरी जेब में है, सेंट्रल के पास, सेंट्रल। और स्टेट का स्टेट। अब जैसे आपको बताऊं पहले जो लॉ हुआ करते थे, जैसे एक लॉ होता था एक्साइज, क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी। फिर होता था सर्विस टैक्स, क्या होता था, सर्विस टैक्स। एक होता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स। ऐसे ही वेट में होते थे सर जी, स्टेट में होते थे वेट, ठीक है। स्टेट में होते थे सर जी जो आपके मैं बोलूं इंटरटेनमेंट वगैरह टैक्स, ठीक है। बहुत सारे टैक्स थे, मान लो उनको क्या लेना देना। मैंने कहा स्टेट का अपना चल रहा था और सेंट्रल का अपना चल रहा था। जैसे वेट ना, बहुत सारे वेट थे, दिल्ली वेट, हरियाणा वेट, यूपी वेट, मतलब हर स्टेट का अपना वैल्यू एडिड टैक्स था, समझो ना। वैल्यू एडिड टैक्स मतलब बेसिकली ये लॉ था। तो हर स्टेट अपना अपना वैट कलेक्ट करती थी, ठीक है। अब याद करो हमारे लिए ऐसा चार्टेड भी हमारे लिए कितना मुश्किल होता था, एक बात सोचो, ठीक है। मुझे याद है मेरी पहली ऑडिट जो थी वो बीएसएनएल थी, ठीक है। बीएसएनएल सुना है ना, तो राजस्थान में थी, उनका प्लांट कहाँ पे है, राजस्थान। 4 लोकेशन कवर करनी थी मुझे याद है, एक उदयपुर थी, एक अपने जोधपुर, एक अपना वो जो मेन जयपुर, और एक सन सिटी थी, जोधपुर ही थी सन सिटी शायद, ठीक है, और एक बीकानेर। 4 लोकेशन कवर करनी थी हमें, ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन का। अब सोच के देखो, जब मैं यहां से पढ़ के गया तो हमारे सिलेबस में था दिल्ली वेट, जो हम पढ़ के गए थे वो क्या था, दिल्ली वेट। अब सोच के देखो मेरी आज की ट्रेन थी और मुझे सुबह पहुंचना था, है ना। तो जो सीनियर था उसने बोला हाँ भाई वेट वेट पढ़ा है, मैंने कहा हाँ, फर्स्ट ईयर था मेरा, ठीक है। कह रहा वेट वेट पढ़ लिया, मैंने कहा हाँ बढ़िया, वो तो पढ़ के ही आया हूँ अभी इंटर में, ठीक है। कह रहा कौन सा वेट पढ़ा है, मैंने कहा दिल्ली वेट, मैंने कहा वही वेट वेट ही होता है। कह रहे कौन सा है, मैंने कहा डी वेट। कौन सा वेट था, दिल्ली। कह रहा हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा राजस्थान। कह रहा वहां कौन सा लगेगा, मैंने कहा राजस्थान। तो कह रहा फिर तूने कौन सा पढ़ा है, और वहां जाके तूने उनके सामने बोला अरे यहाँ तो रेट ऐसा है, वहां यहाँ तो ये प्रोविजन है, तो इससे बेटर उठा जल्दी से डाउनलोड कर राजस्थान वेट और पढ़ना शुरू कर। और भाई साहब 450 पेज का वेट था, ठीक है। सोच के देखो मैं कितने मौत से जा रहा था कि आराम से ट्रेन में जाऊंगा, गेम खेलूंगा, मूवी देखूंगा, सुबह पहुंचूंगा, ठीक है। और बेटा वो बीएसएनएल की जो ऑडिट है वो गवर्नमेंट एंटिटीज है, ठीक है। तो आपको पता है ना गवर्नमेंट ऑडिट जो कराती है वो सीएजी कराते हैं, सीएजी सुना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो पॉइंट इज ये समझ लो सर अलग ऐश में जा रहे थे हम, ठीक है। अगर मैं वहां पहुंचा था ना तो पहुंचने के बाद वहां पे एम्बेसडर खड़ी थी लाल बत्ती वाली, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो क्वार्टर मिला था वो गवर्नमेंट क्वार्टर था, पर वो गवर्नमेंट क्वार्टर जैसा लग नहीं रहा था, ठीक है। मुझे याद है मैंने वहां पे जो खाना खाया था वो नटराजन वहां का जो फेमस वो था, जिसमें ऐसे 56 भोग लगा दिए थे उन्होंने, ठीक है। कभी जेट सी नहीं देखी थी, जेट सी के घूम रहे हैं हम, ठीक है। हाँ संडे अलग एंजॉय चल रहा है बेटा। हमें जो संडे घुमाने, जैसे हम जो संडे घूमने गए थे 3 बंदे थे, तो संडे घूम, तो उसने जो वहां का जो हेड था, डिपार्टमेंट हेड था, उसने अपनी गाड़ी भेजी थी, कौन सी, BMW, जिसमें हम घूम रहे थे, ठीक है। तो अलग ऐस थी, बट पॉइंट ये कि सर काम भी तो है। मैं तो उसी इमेज में कहा था कि भाई सीएजी की ऑडिट है, आप पता चलेगा, आप जब आगे पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा सीएजी की ऑडिट में मजा है, क्योंकि गवर्नमेंट है ना। तो पॉइंट ये है कि वहां पे फिर आपको वैल्यू, क्योंकि आप सीधा रिपोर्ट किसको करोगे, सीएजी को, तो आपकी तो फिर वो वैल्यू बढ़ जाती है कि भाई अगर इसने उल्टा सीधा कुछ लिख दिया तो सीधा एक आध की नौकरी खा जाएगा ये, समझ आ रहे हो। तो इससे बेटर है इसको भटकाओ इधर उधर, खाने पीने में लगाओ, ये घूमेगा फिरेगा, फिर हमारे बारे में कुछ अच्छा लिख देगा, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज की हालत आप जानते हो ना, गवर्नमेंट कंपनी परफेक्ट तो कभी नहीं होगी। आपको लगता है ना वहां तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो तो कुछ ना कुछ कांड करके बैठा ही होगा, कुछ ना कुछ कर आप तो काम कर ही रहा होगा। तो पॉइंट ये है, अब सोच के देखो, अब मेरा मुद्दा ये था कि सर मैं बैठा और वो 650 या 450 पेज के समथिंग का वो राजस्थान वेट। अब मैं नहीं कह रहा वो पूरा नया होगा, ऑफकोर्स नया नहीं होगा,
काफी चीजें सिमिलर होंगी ना, बट यार पढ़ना तो सब है। आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि भाई मुझे ये बता दे क्या है, और उस टाइम इतना दिमाग भी नहीं, ठीक है, इतना चैट जीपीटी भी नहीं कि भाई डिफरेंस सीधा चैट जीपीटी से पूछो कि हाँ दिल्ली वेट और राजस्थान वेट के डिफरेंस निकाल के दे दे, फटाक से पढ़ लूं, ठीक है ना। अब मैंने गूगल करा पर कुछ मिल ही नहीं रहा। दिल्ली मैंने ढूंढा दिल्ली वेट वर्सेस राजस्थान वेट, मिला मुझे, पर उन चीजों से सेटिस्फाई नहीं ना कि हाँ गूगल पे एक आर्टिकल पढ़ लिया और हो गया, नहीं। 600 पेज के डिफरेंस में कम से कम 200 पेज तो डिफरेंस निकलेंगे ना, उसमें 4 पेज का आर्टिकल, ठीक है। तो मैं फिर क्या सीनियर से, भाई बता दे क्या क्या डिफरेंस है, जो काम का इतना थोड़ी ना पढ़ूंगा। फिर भी वो मजे लेते हैं, आपके सीनियर मजे लेते हैं, वो कहेंगे है कर। तब भी मैं 10-11 बजे तक पढ़ता रहा कि हाँ, 6:30 बजे ट्रेन में बैठा, 10 बजे तक पढ़ता रहा कि हाँ क्या है यार, क्या क्या है, ऐसे सर एकदम ना बन जाना। तो पहले कितना हमारे लिए भी दिक्कत होती थी और सबके लिए दिक्कत होती थी कि भाई अगर मेरा 4 स्टेट में बिजनेस है तो मुझे 4 लॉ फॉलो करने हैं, दिल्ली अलग, राजस्थान अलग, मुंबई अलग, हरियाणा अलग, क्लियर है। लेकिन दिक्कत के साथ सोल्यूशन ये था कि सर हर किसी के पास, हर स्टेट के पास अपना एक कलेक्शन जा रहा था, सेंट्रल के पास अपना कलेक्शन जा रहा था। तो मैं ये शॉर्ट में कह सकता हूं हर किसी का अपना घर चल रहा था। स्टेट अपने कलेक्शन से पैसा चला रही थी, सेंट्रल अपने चला रही, चल रहा था, ये चल रहा है। मतलब ये लिखा भी है लॉ में कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कि 2 तरीके की पावर है, एक किसके पास है सेंट्रल, एक किसके पास है स्टेट। सेंट्रल वाले जो भी लॉ बनाएंगे उसका कलेक्शन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट वाले जो भी लॉ बनाएंगे उनका कलेक्शन कौन करेगा, स्टेट, ठीक है। अब यहां पे ना मुझे थोड़ी सी बात, यहां पे कुछ आर्टिकल है, कुछ क्या है आर्टिकल, एक काम करूं मैं थोड़ी बातें लिख लूं, है ना, क्योंकि फिर मैं ऐड ऑन करता जाऊंगा, मुझे आर्टिकल डिस्कस करने तो पहले इतनी बातें लिखो पहले जल्दी से, ठीक है। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ पहले हमने क्या क्या बातें कर ली बेटा, फटाक से आज वाली बातें। हाँ भाई, सबसे पहले टैक्स, सबसे पहले क्या है टैक्स। टैक्स कितनी चीजों से मिलकर बनेगा, 2। एक क्या है कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, और सिर्फ कंपल्सरी पेमेंट या अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ। तो अगर आपने ये 2 बातें किसी लॉ में आप गवर्नमेंट को कंपल्सरी पेमेंट कर रहे हो तो उसे आप क्या बोलोगे, टैक्स। बेटा टैक्स कितने तरीके का, मैं नहीं बोलूंगा आप बोलेंगे, कितने तरीके का, एक और एक इनडायरेक्ट। मेनली डिफरेंस क्या समझोगे, 2 पॉइंट, कितने पॉइंट, 2। एक टैक्स लेवी और एक टैक्स बर्डन। अगर ये दोनों सेम पर्सन पे आ रहा है तो वो क्या है डायरेक्ट, और अलग अलग पे आ रहा है तो क्या है इनडायरेक्ट। बेटा हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स के नाम पे पॉपुलर में क्या है, इनकम टैक्स। पॉपुलर क्या है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में 2, जीएसटी और कस्टम, ठीक है। अगर डिफरेंस पूछूं तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में एक डिफरेंस तो मीनिंग में ही है, दूसरा ये प्रोग्रेसिव है डायरेक्ट टैक्स या रिग्रेसिव है, तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है और इनडायरेक्ट टैक्स। सर जी तीसरा, अगर डिपार्टमेंट पूछूं तो डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट क्या है, सीबीडीटी, और इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट क्या है, सीबीआईसी। सर इधर डायरेक्ट टैक्स में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इधर कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने लोगों को लॉ बनाने की पावर है, 2। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल भी पढ़ेंगे, एक कौन सा है सेंट्रल और एक कौन सा है स्टेट। तो सेंट्रल जो भी लॉ बनाएगी और उससे जो भी कलेक्शन होगा वो किसके में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट जो भी लॉ बनाएगी उसका कलेक्शन किसके पास होगा, स्टेट का। स्टेट अपना घर चला रही है, सेंट्रल अपना घर चला रही है, दोनों का अपना काम हो रहा है, बोलो है ना। बट अब कुछ आर्टिकल्स में दिक्कत आएगी जिसमें मैं बात करूंगा, ठीक है। पहले इतनी बातें लिखो जल्दी से। मैंने अभी तक क्या लिखवाया, कुछ भी लिखवाया, कुछ भी नहीं लिखवाया, लिखो जल्दी से, ठीक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहले पूरा नाम लिखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। पेपर नंबर 3, 50 मार्क्स। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एट सी इंटर लेवल, बेटा लिखते जाओ जल्दी से, सी इंटर लेवल we need to discuss following in GST। बेटा क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले अगर मैं अब प्रॉपर लिखूंगा यहाँ पे CGST एक्ट जो मैं पढ़ना है, वो CGST एक्ट पढ़ना है। बेसिकली CGST की कॉपी है सारे एक्ट, ठीक है। तो मेन एक्ट कौन सा है, सेंट्रल, उसकी कॉपी है स्टेट, ठीक है। तो हमें CGST एक्ट 2017 एंड रूल्स, ठीक है, एंड रूल्स। फिर हमें पढ़नी पड़ेंगी नोटिफिकेशंस, फिर उसके बाद सर्कुलर एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर मैं लिखूं जजमेंट्स तो आप लिखोगे जितनी भी जजमेंट्स हैं वो आपके यहां कवर नहीं है, बताओ कहां कवर है,
कवर्ड इन सीए फाइनल, सीए फाइनल, ठीक है। इन तीनों को आप बोलते हो दिस इज आप जीएसटी लॉ, इसे आप बोलते हो इन सबको जीएसटी लॉ, ठीक है। तो बेसिकली आपके का एक्ट नहीं है, आप क्या पढ़ने वाले हो, जीएसटी लॉ, जिसमें से एक चीज नहीं पढ़ने वाले हो, बाकी सारे पढ़ने वाले, ठीक है। नोट लिखोगे, नोट नंबर 1, notifications are are issued by government are issued by government to any addition, deletion or alteration of any provision of existing law, जो भी आपका एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें कोई भी एडिशन, डिलीशन या ऑल्ट्रेशन करने के लिए आप क्या इशू करते हो, नोटिफिकेशंस, ठीक है। क्या इशू करते हो, नोटिफिकेशन, ठीक है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, सर्कुलर, सर्कुलर circular and explanation are issued by government to clarify any issue, अगर कोई इशू अराइज हो रहा है वो, या डाउट related to any provision of existing law। तो अगर कोई लॉ है उससे रिलेटेड अगर आपके सामने कोई इशू आ रहा है या कोई भी डाउट आ रहा है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या इशू करी जाती है, सर जी सर्कुलर और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इशू आ रहा है या कोई भी डाउट आ रहा है उसको ठीक कर, ठीक है। तो ये दो चीजें आपने बेसिक से लिख ली, ठीक है, कि नोटिफिकेशन की इशू कर जाती है ऑडिशन, डिलीशन या ऑल्ट्रेशन करने के लिए, और सर्कुलर की इशू किए जाते हैं कोई भी इशू या डाउट को रिजॉल्व करने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। चेंज करूं मैं, ठीक है। हटा दूं, नहीं होता, लिखो 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 जल्दी। शॉर्ट में नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट्स में नोट बनाते, हटाऊ मैं, ठीक है। फारूक जल्दी लिख भाई, और राहुल, सुमित आज ही लिखना है बेटा, है ना। मीनिंग ऑफ टैक्स, देखो मीनिंग ऑफ टैक्स, शॉर्ट में पहला वाला चैप्टर, तो ये वाला तो मैं ऑलमोस्ट यहीं पे कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत। बेटा बताओ मीनिंग ऑफ टैक्स में अगर बात करूं तो आप बोलोगे सिंपल, ऐसे लिखोगे कंपल्सरी, इसे जनरली वर्ड यूज करते हैं एक्सटॉर्शन, ठीक है, निकालना, ठीक है, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, या पेमेंट ही लिखो कहीं गलत मत, मनी, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी टू गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम, ठीक है। प्लस सिंपल है, जो भी उस टाइम पे आपके ऊपर लग रहा है उस लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आपको कंपलसरी पैसा निकाल के देना है गवर्नमेंट को, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा सर जी, टैक्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है कंपलसरी, फिर दूसरा है गवर्नमेंट, और तीसरा है लॉ, ठीक है। अगर आपको तीनों ये बातें मिलती हैं कि कंपलसरी आपको पैसा देना है गवर्नमेंट को अंडर एनी लॉ, तो वो अपने के लिए क्या बन जाएगा सर जी, टैक्स। अब टैक्स कितने तरीके के, जल्दी बताओ, दो, ठीक है, फटाक से लिखते जाओ। टैक्स कितने तरीके के, दो, एक है आपका डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है।
सर अभी मैं इसकी मीनिंग नहीं लिख रहा। डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप बोलोगे सीधा कौन सा, जल्दी बोलो, इनकम टैक्स। ये याद है इनकम टैक्स का 1961, ठीक है, अभी तो जो चल रहा है वो 1961 का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो एक तो जीएसटी हो गया और एक कस्टम ड्यूटी हो गई, बाकी और भी लिख सकते हो आप वैट वगैरह, बट उतना ज़्यादा जरूरी नहीं, ठीक है। एक्सेट्रा यहाँ भी आप एक्सेट्रा वर्ड यूज कर सकते हो। तो मेरे लिए अभी एग्जाम्पल के लिए एक इनकम टैक्स है और एक जीएसटी है, ठीक है। अब डिफरेंस लिखना जल्दी से। ठीक है, डिफरेंस लिखो एकदम। पॉइंट नंबर है, पॉइंट नंबर थर्ड, डिफरेंस, differences between direct and indirect tax, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा डिफरेंस में आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट बनेंगे। एक आप लिखोगे जो भी आपके मेन पॉइंट्स होंगे जिनके बेसिस पे डिफरेंस करोगे आप पॉइंट्स, फिर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो आपका होगा वो होगा मीनिंग। तो अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो आप बोलोगे टैक्स if tax levy and tax burden are on same person, तो आप उसे क्या बोलोगे, नोन एज डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। अगर सेम पर्सन पे है तो डायरेक्ट है, और अगर मैं बोल दूं इफ टैक्स लेवी, जो जनरली किस पे लगता है, सेलर पे, एंड टैक्स बर्डन, जो जनरली कौन बेलता है, बायर, आर ऑन डिफरेंट पर्सन, तो उससे मेरे बच्चे आप क्या बोल दोगे, जल्दी बोलो, बोलो ना, नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। एकदम सुस्त पड़े हुए, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। कह रहे आप बोलो, हम क्या, हम तो लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ फोकस नालायक, ठीक है। नेचर क्या है इसका, अगर मैं बात करूं तो बताओ, ये नेचर कैसा है, प्रोग्रेसिव है, ठीक है। मैं मीनिंग नहीं लिखूंगा, आप समझदार हो, आप याद रखोगे, प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता रहेगा, ठीक है। और जैसे इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हो कि हाँ ये बढ़ेगा, और ये क्या है, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब है ये सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, रेट सेम रहेगा, बस आपका आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आप बात करोगे, आप लिखोगे डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तीसरे नंबर पे मेरा आ जाएगा डिपार्टमेंट। अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो आप बोलोगे ये क्या है, सीबीडीटी, ठीक है, और यहाँ पे सीबीआईसी। फुल फॉर्म लिखूं या याद रहेगा, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है। और चौथा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, यहाँ पे एप्लीकेबल है और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में नजर आएगा, इनकम टैक्स में नजर आएगा, पर बाकी अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली जीएसटी वीएसटी कस्टम ड्यूटी में कोई आपको असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली आपको 4 मेन डिफरेंस याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, मीनिंग, नेचर, डिपार्टमेंट, और यहाँ से मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ टैक्स क्या होता है, टैक्स में क्या क्या लॉज होते हैं, लॉ में क्या क्या होता है, और आपका डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम मेनली बात से शुरू करेंगे, वो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है, आराम से सुनना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, हटाओ में से, ठीक है। अब सुनना, ठीक है, ध्यान से। ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं कुछ आर्टिकल्स की बात करने वाला हूँ, आराम से सुनना, ठीक है, इंपॉर्टेंटली काम है ये, ठीक है। फारूक थोड़ा जल्दी लिखा कर भाई, हाँ मेरी इंतजार की इंतहा हो जाती है, ठीक है, स्पीड बढ़ाओ भाई, ठीक है। सुनना, अब भूल जाओ 2 मिनट के लिए, अब जीएसटी वीएसटी पे भूल जाओ, अब वापस आओ कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दिया अभी, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरीके के लॉ बनेंगे, 2, एक सेंट्रल लॉ और एक स्टेट लॉ। सेंट्रल लॉ बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लॉ की पावर किसके पास है, स्टेट। में कोई टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करा, सिंपल। तो सेंट्रल लॉ का जो कलेक्शन आएगा वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के घर जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट में। अब सर ये पावर कौन देता है, आपको पता है भारत का संविधान, ठीक है।
और जैसे हमारे किसी भी लॉ में, सुनना बेटा प्लीज, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इन आर्टिकल्स पे 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता हो कि जीएसटी में सिर्फ केस स्टडी आते हैं या इनकम टैक्स में केस स्टडी आती है, तो आंसर इज नो। उसमें कुछ फ्लैट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। वो सीधा सीधा प्रोविजन पूछ लेते हैं कि इसके बारे में लिख दो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। आंसर राइटिंग में कराऊंगा क्लास में, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चलते हैं, जैसे हमारे लॉ में क्या चलते हैं, सेक्शन, फिर क्या चलते हैं, सबसेक्शन, फिर क्या होते हैं, क्लॉज, है ना। यहाँ सब क्लॉज वगैरह, यहाँ होते हैं मेनली आर्टिकल। यहाँ क्या होते हैं, आर्टिकल। अगर मैं बात करूं तो कि सर आपको जब भी लॉ उठा के पढ़ोगे तो आपको आर्टिकल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और जो हमारे काम के आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल है पर हमारे सारे नहीं, हमारे जो काम के आर्टिकल है जो आपको याद रखने हैं, उसमें से अभी जो है वो आर्टिकल नंबर 265, ठीक है। फिर उसके बाद है आर्टिकल 245, फिर है 246 और फिर क्या है 248। ये मेन आर्टिकल है जो हुआ करते थे, ठीक है। अब इनमें कुछ चेंजेस आए, ठीक है। वो क्यों आए पहले वो छोड़ो, पहले ये बताओ ये है क्या। सर हमारा जो आर्टिकल है 265 है या 264 है, मैं इसमें थोड़ा सा हूं पर ठीक है, 65 है, 265 है। इस आर्टिकल में क्या लिखा है कि सर क्या आप, जो मैंने बोला ना टैक्स की मीनिंग, क्या बोला मैंने, टैक्स का मतलब कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। ये बात लिखी कहां है, कॉन्स्टिट्यूशन 265 में, कि सर जी नो, कोई गवर्नमेंट के पास देयर इज नो अथॉरिटी टू कलेक्ट एनी टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक आप लॉ नहीं बनाते, क्या बोला मैंने, जब तक आप लॉ नहीं बनाते आपके पास कोई पावर नहीं है टैक्स कलेक्ट करने की। सोच के देखो ना, बीजेपी गवर्नमेंट इस टाइम रूलिंग गवर्नमेंट और मेजोरिटी है, बोलो है ना। तो अगर ये चाहे कल को ये बना दें, ठीक है, कि मतलब कोई भी जैसे लॉ बनाना चाहे तो ये लॉ बना के उस पर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि इनको पहले सीधा डायरेक्टली टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, इन्हें पहले क्या बनाना पड़ेगा, लॉ। और लॉ बनाने के लिए आपको पता है रास्ता क्या है, स्टेट, फिर सेंट्रल, फिर प्रेसिडेंट, बोलो है ना। तो पॉइंट ये है कि अगर ये नहीं होता आर्टिकल तो गवर्नमेंट जब मर्जी जब कोई सा भी टैक्स लगा देती, ठीक है। इस टाइम प्रॉब्लम है, ये वाला टैक्स दो, सांस लेने पे टैक्स दो, समझ आ रहा नहीं आ रहा है। बट उसको बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले लॉ, पहले क्या बनाना पड़ेगा, लॉ। बस शॉर्ट में समझना, ठीक है। अभी पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में। तो 265 में मैं दिखाता रहता हूँ यहाँ पे ना, मैंने ना वो बना रखी है पीडीएफ, तो पीडीएफ भी कभी यूज तो करूँ, काम बनाइए तो, मेहनत करिए तो, हाँ जी। जैसे आप देखना, मैंने अभी तक आपके साथ जो जो बातें करी वो टैक्स के ऊपर बात कर ली, ठीक है। ये छोड़ो, डायरेक्ट टैक्स हो गया, अब इधर की कहानी भी छोड़ो और यहाँ पे आओ सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पे, आर्टिकल नंबर 265, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, पढ़ के देखो क्या लिखा है। 265 कहता है भैया नो टैक्स, जो अंडरलाइन है वो पढ़ो, कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते आप, क्या, विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब आपको जब तक कोई लॉ पावर नहीं दे रहा है तब तक कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट, वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते। इसका मतलब टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, लॉ। क्या बनाना पड़ेगा, लॉ। पहले ये क्लियर है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट पावर नहीं है, उन्हें क्या बनाना पड़ेगा, लॉ। अब नाउ लॉ बनाने की कहानी कहां लिखी है, आर्टिकल नंबर 245, 246, 248। क्या बोला मैंने, 245, 246, 248। ये आर्टिकल टिप पे याद होने चाहिए, चाहे आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई सा भी लॉ पढ़ रहे हो, समझ आ रहा है, क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ है। 245 में लिखा है कि लॉ की जुरिडिक्शन क्या होगी, स्टेट असेंबली, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहां तक लॉ बना सकती है, मतलब जो भी लॉ बनाएगी उस लॉ का कहां तक लगेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो कहां तक लगेगा। आप ये बात बहुत अच्छी, क्योंकि आपको ना अब ये चीजें पढ़ाई जा रही है, बट नॉर्मली हम लोग जानते हैं। एक बात बताओ, दिल्ली गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगी वो कहां लगेगा, दिल्ली में। अब दिल्ली में भी तो लाइन खींचेगी ना, ये जो दिल्ली की बाउंड्री है ये क्यों बनी, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 245, कि भाई अगर दिल्ली गवर्नमेंट को लॉ बनाना है तो आपने बोला दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली में कर, तो दिल्ली कितना, क्वेश्चन इज दिल्ली कितना, कि दिल्ली में कहां तक लगेगा, क्या कहां तक, याद है आपने सुना दिल्ली एनसीआर, ये लॉ दिल्ली एनसीआर में लगेगा, तो वो तो दिल्ली से बाहर भी लग गया, तो मतलब एनसीआर भी कितना, फिर समझ आ रहा है। तो ये सारा, अब मुझे उसमें डिटेल में नहीं जाना कि हर स्टेट की बाउंड्री क्या क्या है, कितने किलोमीटर में फैला है, कितना लेंथ है, कितनी हाइट है, नहीं, पर ये सारा लिखा हुआ है कहां, 245 में। सर इसीलिए बी आर अम्बेडकर सर को हम सलूट करते हैं कि उन्होंने कितना सोचा उस टाइम पे, ठीक है, कि लॉ बनाया, ठीक है, पावर पहले, लॉ पहले पावर दी किसको, कि गवर्नमेंट को अगर टैक्स लेना है तो क्या बनाना पड़ेगा, लॉ। फिर लॉ बनाने की उसकी जुडिक्शन रेट करो, कि आप ऐसे नहीं कहीं भी कोई भी, अब दिल्ली गवर्नमेंट हरियाणा में थोड़ी ना लॉ लगा देगी, क्लियर है। अब ना चलो ठीक है, दिल्ली स्टेट का समझ आता है, सेंट्रल, सेंट्रल कहां तक लगा सकती है, पूरी इंडिया, बोलो है ना। पर इंडिया का मतलब, इंडिया का मतलब
इंडिया तो बहुत है, इंडिया में तो लैंड भी है, हवा भी है और पानी भी है। तो नाउ इंडिया, तो इन्होंने इंडिया को हमने डिफाइन भी किया, स्टेट नहीं डिफाइन किया पर इंडिया डिफाइन किया। अभी नहीं, अभी बाद में करेंगे, लेकिन मैं भी हल्का सा आइडिया देता हूँ। जैसे मैं बताऊँ, फिर मैं इंडिया का चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। याद है पहले ही बनाया था मैं किसी चैप्टर में, किस बनाया था? अच्छा हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ऐसे करके कुछ तो बनेगा ना, ऐसे देखा, बस इतना ही बनाऊंगा ऊपर। बढ़िया बना है ना? हाँ बढ़िया बना लिया। तो ऐसे करके अब ऊपर बनाऊं तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके जाएगा कुछ। अरे ये तो ऊपर मुड़ गया, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना? है ना, बन गया ना, बन गया। ठीक है, ये तो हो गया, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है ना। तो ये जो मैंने लाइन खेली, इसे पता है क्या बोलते हैं? बेस लाइन। क्या बोलते हैं? बेस लाइन। कि ये हमारा, याद है ना, बेस लाइन होती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में बॉर्डर है ना, तो वो बॉर्डर क्या है? वो बेस लाइन है कि आपने यहां से कदम ऊपर, जैसे हम लोग जाते हैं, अभी आते हैं ना यहाँ फरीदाबाद जाए तो एमसीडी का टोल पड़ता है ना, तो एक पैर इधर दिल्ली, एक पैर उधर हरियाणा, है ना। ऐसे नोएडा जाओगे तो आपको ही पता है ना, जैसे थोड़े सा जाओगे ऐसे कालिंदी कुंज क्रॉस करोगे तो यमुना आएगी, यमुना के बाद एक पैर इधर दिल्ली और एक पैर उधर हरियाणा, तो वो लाइन है ना, वो क्या है? लाइन। पता है, एक 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 वैसे ऐसे फालतू ही बता रहा हूँ, एक द्वीप है, आइसलैंड है, आइलैंड है, उसका ऐसे कुछ तो किलोमीटर का एरिया है, करीबन 70 या 80 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। उस दो आइलैंड के बीच में 70-80 किलोमीटर का एरिया है, बीच में पानी है। आप एक आइलैंड पे और दूसरे आइलैंड पे जाओगे ना, आपको पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन आपका टाइम बदल जाएगा 24 घंटे। मतलब अगर यहां दिन हो रही है तो एज पर क्लॉक वहां रात होनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे ना वो जो 24 घंटे का स्लॉट है ना, वो उस लाइन पे खत्म हो जाता है। तो जैसे उस लाइन को क्रॉस करोगे मतलब नया स्लॉट चालू होता है, समझ गए ना। जैसे यूके और इंडिया में 2 घंटे का गैप है, तो वो डिफरेंस है ना, कि ऐसे करके पृथ्वी को कन्वर्ट किया गया है कि यहाँ पे अगर 1 घंटा है तो यहाँ पे 2 घंटे आएगा, है ना। तो वो ना वहां जाके तो एक सेंटर आएगा ना, जहां पे ये ऐसे करके खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे जाके मिलेगा ना, तो मिलेगा तो मतलब यहाँ पे 24, मतलब रात के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ दिन का 12, पूरे 12 घंटे का डिफरेंस है, सिर्फ 2 घंटे के ट्रेवल। मतलब 2 घंटे में अगर मैं यहाँ रात में हूं तो वहां के हिसाब से वो क्या हो रहा होगा? दिन, ठीक है ना। ऐसे भी है, चलो छोड़ो, पर पॉइंट ये है कि अब ये हो गया बेस लाइन, आया, ये क्या हो गई? बेस लाइन। क्लियर है? क्या यही इंडिया है बस? नहीं, इसके आपको पता है आसपास पानी है, इसके आसपास क्या है? पानी, ऑफ कोर्स आपने पता है, ठीक है। आपका पानी का कितना एरिया? 12 न्यूटिकल माइल, 12 न्यूटिकल माइल, और एक न्यूटिकल माइल में ऑलमोस्ट कितना होता है? 1.83 किलोमीटर। कितना होता है? 1.83 किलोमीटर ऑलमोस्ट। अगर आप लगाओगे, बताओ कितना आ जाएगा ये? 1.83 का मतलब करोगे 18 से 30 किलोमीटर के आसपास का एरिया है ना। 30 किलोमीटर के आसपास कितना है? 1.83 नहीं यार, क्या बात कर, अबे नाला, ऑलमोस्ट 2 का हो गया ना, डबल के आसपास पहुंचना चाहिए यार। करियो 18 को मल्टीप्लाई करियो 1.83 से। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 18 बोल रहा था, 18 को मल्टीप्लाई कर रहा था। हाँ, 12 न्यूटिकल माइन को करोगे तो कितना आ रहा है? 21 किलोमीटर, ठीक है। वो मेरे माइंड में ना 18 फिट हो गया, लिख भी पा रहा हूँ मैं, बोल 18 रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, कितना हो गया? 12 न्यूटिकल माइन मतलब 21 किलोमीटर के आसपास। मतलब मैं जो इंडिया का लैंड पार्ट है, जैसे मैं अभी मैं बोलूँ, अगर मैं कहाँ खड़ा हूँ, मान लो केरला की साइड में खड़ा हूँ, तो केरला के बाद अरबियन सी शुरू हो जाता है, तो उसके बाद भी 18 मतलब 21 किलोमीटर तक इंडिया ही है। वो अर्बन कंट्री शुरू नहीं हुई, वो क्या है? इंडिया ही चल रहा है। अब ये ठीक है, क्लियर है आपको? पता है इसके बाद भी जाते हैं हम लोग 200 न्यूटिकल माइन। 200 न्यूटिकल माइन को बोलते हैं ईईजेड, एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन, एससीजेड नहीं, ईईजेड। ये सब आएगा हमारे चैप्टर्स में, ठीक है। अभी नॉलेज दे रहा हूं बस, बाकी फिर डिटेल में आएगा। ईईजेड, एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन, इससे क्या लेना देना? अगर 200 न्यूटिकल माइन तक कोई भी ऑयल रिग्स लगी हुई है, ऑयल रिग्स मतलब तेल निकालने की मशीन, तो वो भी इंडिया की ही मानी जाएगी। मतलब 200 न्यूटिकल माइन तक कोई और कंट्री इंडिया के आसपास ऑयल नहीं निकाल सकती। डायरेक्ट नहीं समझे? समझ गए ना? 12 तक तो हमारा इंडिया ही है, उसके बाद इंडिया नहीं है। बट अगर आपने ऑयल रिग्स लगाने की बात करी तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे? 200 न्यूटिकल माइल तक वो इंडिया का ही एरिया है। समझ आ रहा है? तो इंडिया का मतलब क्या? लैंड पार्ट प्लस टेरिटोरियल वाटर, इसे क्या बोलते हैं? TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। कहां तक जाता है टेरिटोरियल वाटर? 12 न्यूटिकल माइल फॉर ऑल और 200 न्यूटिकल माइल फॉर ऑयल रिग्स। क्लियर है? और इसके ऊपर का स्पेस, एयर स्पेस, वो भी इंडिया है। मतलब सर अगर मैं पतंग उड़ा रहा हूं कहां? समुद्र पे खड़े होके ऊपर, तो वो पतंग
मतलब मैं पतंग छोड़ो, मैं खुद फ्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज कुछ भी, और मुझे गवर्नमेंट को पकड़ना है तो कहां तक पकड़ सकती है मेरे को, 12 न्यूटिकल पॉइंट तक। उसके बाद अगर मैंने हवाई जहाज आगे बढ़ा दिया, फिर मैं उनको ठेंगा दिखा सकता हूँ, अब तुम्हारे बस की नहीं, क्योंकि अब मैं इंडिया से बाहर हो, अब आपके कंट्रोल से बाहर। समझ आ रहा है? तो ये सब कहां लिखा है? ऑफकोर्स आर्टिकल नंबर 245। कहां लिखा है? 245। अभी पढ़ेंगे, जैसे देखो देखो आर्टिकल नंबर 245 लिखा है मैंने यहाँ पे, हाँ लिखा है 245, लिखा भी है, चार्ट बनाया। अरे नहीं, वो तो 246 था, कहाँ है? नहीं लिखा मैंने। 245, 245 नॉर्मली क्या होता है, जल्दी मैंने बताया बस कि सर जी जुडिक्शन, क्या होता है? जुडिक्शन, कि कहां तक आपका टू द एक्सटेंड आप कहां तक लॉ बना सकते हो। तो ऑफ कोर्स आपको अब तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात पता है, स्टेट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो कहां तक बनाएगी? अपनी स्टेट बाउंड्री तक बनाएगी। सेंट्रल सब तक बना सकती है, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया और एयर स्पेस, वहां तक उसका लॉ एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, ये भी इतना काम करनी है। नाउ अगला आता है 246, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 246, आराम से अभी देखना, फिर लिखवा दूंगा शॉर्ट में। 246 ये कहता है, सब ये ऐसा सबसे बड़ी पावर अगर बात करूं तो ये बी आर अम्बेडकर सर को यहां पे सलूट मारा जाता है। 246 वो सब्जेक्ट मैटर, बेटा प्लीज सुनो क्या बोला मैंने, वो सब्जेक्ट मैटर मतलब वो एरिया जहां पे गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। समझो क्या बोला मैंने, कि सर जी पहला, कनेक्ट करो आप सबको, पहला 265 यही ना, जहां पे बिना लॉ के गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती। समझ आ रहा है? फिर जो गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वो कहां तक बना सकती है, और अब लगाया उनपे पूरी तरीके से कंट्रोल, क्या कि आप लॉ बना भी किन चीजों पे सकते हो वो भी हम बताएंगे। वरना सोच के देखो, मोदी साहब तो कर देते अभी तक कांड, इंडिया में एक लॉ पास हो चुका होता कि अब कोई इलेक्शन नहीं होंगे, बोलो है ना, अब सिर्फ कौन रहेगी, हो गया होता लॉ पास, और हो जाता, बताओ कैसे हो जाता, स्टेट में इनकी सरकार, ऑलमोस्ट सारे स्टेट तो इनके ऑलमोस्ट कवर है ही, ठीक है, गिने चुने कुछ ही स्टेट छोड़ दो इनको, ठीक है, स्टेट में ये पास करा देते, लोकसभा में तो खुद ही बैठे हैं, प्रेसिडेंट इनकी ताई है ना, प्रेसिडेंट तो इन्हीं की है, यही चुनते हैं, हो जाता पा कि भैया अब से कोई इलेक्शन खत्म, लोकतंत्र खत्म। पर ये मैटर ही नहीं है, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर, इस पे लॉ बन ही नहीं सकता। कहां लिखा है? 246, वहां पे उन्होंने लिख दिया कि भैया ऐसा है, ये रही लिस्ट, हम दे रहे हैं लिस्ट, सोच के देखो कब, 1949 में उन्होंने लिस्ट दे दी कि बस इन्हीं पे लॉ बनेगा। उन्होंने पता है अगले 100 साल तक का सोच लिया, सोच को दो, उन्होंने एआई के बारे में सोचा होगा कि एआई भी आ जाएगा इंडिया में, रोबोट काम कर रहे होंगे। द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लॉ बना, लिखा हुआ है इसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अगर आई तो उस पर सेंट्रल लॉ बनेगा। कौन बनाएगा? सेंट्रल, स्टेट नहीं बनाएगी। तो उन्होंने ना 246 में 7th शेड्यूल, जैसे हमारा शेड्यूल होता है ऐसी वहां भी शेड्यूल है, और 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट जारी करी। कितनी लिस्ट? 3। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। आराम सुनना, मैंने क्या बोला, पहली क्या है? यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कॉन्करेंट। आप जानते हो यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर लिखे होंगे उन पे लॉ कौन बनाएगा, मतलब उनकी पावर किसके पास है? सेंट्रल। क्या स्टेट बना सकती है? नहीं, बिल्कुल एकदम सबका काम बांट दिया एकदम तरीके से, है ना। स्टेट लिस्ट, उसमें जो मैटर लिखे होंगे उस पर कौन बनाएगा? स्टेट। और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों, स्टेट भी बना सकती है और सेंट्रल। क्लियर है? आपको पता है इनकम टैक्स किस में लिखा हुआ है? यूनियन लिस्ट की, इसमें लिस्ट में एंट्री है, एंट्री नंबर 82 है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं है, 82 है, 82 है ना, 82 है। तो उसमें लिखा है कि भैया इनकम टैक्स, जो भी इंडिया में इनकम कमाएगा उस पर जो टैक्स लगाएगा वो कौन बनाएगा? सेंट्रल। और ये लिखा है। अब 82 का मतलब क्या सिर्फ 82 है? नहीं, बहुत सारी एंट्री है। एंट्री मतलब बहुत सारे मैटर लिखे हुए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 1-2 पढ़ने हैं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? क्लियर है? जल्दी बताओ। 246 क्या लिखा है? 7th शेड्यूल। सीधा कितनी लिस्ट है यहाँ पे? 3। लिस्ट 1 जिसे हम क्या बोलेंगे? इट कंटेन मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोले तो कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द एक्सरसाइज टू हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ। मतलब सीधा लॉ किसको दिया गया है कि भैया इनमें जो भी लिस्ट है, इसमें जो भी मैटर है वो इसमें लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल। दूसरा इसे हम क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। दूसरा जल्दी पढ़ो, पढ़ो 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 अटैक से। इट कंटेन द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ। मतलब सीधा पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट पढ़ो। इट कंटेन द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द बोथ, बोथ बोले तो सेंट्रल और स्टेट, दोनों बना सकते हैं भाई साहब, सेंट्रल भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। ठीक है, मतलब कुछ स्टेट बना रही है, कुछ सेंट्रल बना रही है और कुछ कौन दोनों बना रही है। ठीक है, जैसे आपको पता है अल्कोहल वगैरह पे जो पावर है वो किसके पास है? स्टेट के पास है।
जैसे अल्कोहल सेंट्रल नहीं बना सकती, हर स्टेट अपना अपना देखेगा कि उसे कितने स्टेट में लाइसेंस देने हैं और उसमें कलेक्शन करना है ना। तो अल्कोहल की जो पावर है वो किसके, स्टेट के पास है। ऐसे ही पेट्रोल का पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास है। इलेक्ट्रिसिटी पावर किसके पास है, स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास, ऐसे कंबाइन करके है, ठीक है। अब सर लिस्ट नंबर 3 पे आओ। 1 क्लियर है, किसके, सेंट्रल। 2 किस पे है, स्टेट। बोला करो पहली किस पे है, सेंट्रल, दूसरी किस पे, स्टेट, तीसरा क्या, दोनों। सर दोनों ने लॉ बना दिया और दोनों के लॉ आपस में डिस्प्यूट हो गए, हो सकता है नहीं हो सकता। सर मैंने भी लॉ बना दिया, मान लो कोई मैटर है टीचिंग के ऊपर बना दिया कि भैया हमारी जो क्लासेस होंगी वो इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए। सेंट्रल ने भी बना दिया, बीजेपी गवर्नमेंट ने बना दिया और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया। क्लियर है। और ऑफकोर्स दिल्ली और अब तो चलो बीजेपी आ गई, आम आदमी पार्टी और मोदी सेम तो कभी नहीं होंगे, डिस्प्यूट होगा ही होगा। किसका चलेगा, सेंट्रल का। अगर आपने मैटर बनाया, दोनों ने अलग अलग बनाया, दोनों का सेम है तो बढ़िया है, दोनों ने बनाया तो बढ़िया है। लेकिन अगर सेंट्रल ने अलग कर दिया और सेंट्रल के साथ आपका डिस्प्यूट हो गया तो प्रीवेल कौन करेगा, सेंट्रल। ये बात कहां लिखी है, आर्टिकल नंबर 254। क्या लिखा है, आर्टिकल नंबर 254, जो अंडरलाइन है उस बात को पढ़ना ध्यान से। कह रहा है इफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मतलब किसने बनाया, स्टेट का मैटर है। इस क्या है रिप्यूगेंट, मतलब ऐसे बोलो तो डिस्प्यूट हो गया, मतलब आपका मैच नहीं कर रहा, ठीक है। लॉ ऐसे ही वर्ड यूज करता है, ठीक है। टू एनी प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट वर्ड किसको यूज कर रहा है, सेंट्रल को। मतलब आपने भी बनाया लॉ, ठीक है, और पार्लियामेंट ने बनाया। अब ये बात कहां कहां एप्लीकेबल हो सकती है, 3rd लिस्ट में ही हो सकती है, बोलो है ना। यूनियन लिस्ट में जो मैटर है यूनियन बनाएगी, उस पर स्टेट बना ही नहीं सकती। स्टेट में जो मैटर है स्टेट बनाएगी, यूनियन बना नहीं सकती। दोनों कैसे बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। तो बोला अगर कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ने बना दिया और स्टेट का मैटर किसके साथ क्लैश हो रहा है, यूनियन, बोले तो पार्लियामेंट के साथ, तो सीधा छोड़ो, नीचे पढ़ो। कह रहा लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शेल टू द, जो भी जितना डिस्प्यूट हुआ है, बी वॉइड। पढ़ते हो कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड ऑफ इनिशियो, मतलब क्या हो जाएगा, खत्म, बेकार। स्टेट का लॉ हम क्या मानेंगे, बेकार है उतने पार्ट के लिए जितना डिस्प्यूटेड है। मतलब प्रीवेल किसका कर रहा है, अरे इतना सब छोड़ो ना, मेन मुद्दा सोचो ना। स्टेट और सेंट्रल का लफड़ा हुआ तो अगर लफड़ा हुआ तो चलेगा किसका, सेंट्रल। बेसिक क्लियर है, पहले बताओ यहाँ, क्योंकि अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जीएसटी। अब मैं क्या इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ सर, अभी तो क्या चल रहा था, यही तो समझाना है जीएसटी का डिस्प्यूट क्या है। सर जी ये नए आर्टिकल आए हैं 246, 279, 269, अमेंडमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन 101। कभी गए हो वहां पे प्रधानमंत्री उसमें जो संग्रहालय है, ठीक है, कभी घूम के आना, वहां पे एक पूरा कैबिन बना हुआ है जीएसटी का, ठीक है, जिसमें मोदी जी की वाहवाही है। क्यों, बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। छोड़ो, ठीक है, सब कुछ करते थे, हमने भी कुछ करके दिखाते हैं, ठीक है। क्यों सर, अब बात सुनना सर, अब आना मेरे मुद्दे पे, ठीक है। अभी तक कितनी बातें बोली मैंने, 4, ठीक है। अभी ये मत सोचना क्लास कब हो रही है ओवर, ठीक है, क्योंकि अभी आदत डालो, है ना, ठीक है, आदत डालो लंबी क्लासेस की, ठीक है। सर जी अभी तो सेकंड ग्रुप भी शुरू होगा, है ना। कल क्या हो गया था, 11:30 बजे क्या हो गया था, कौन सो गया था, अच्छा तू बेटा आंख खोल के सो रहा है, तेरे को क्या टेंशन है, ठीक है। 1 सेकंड, हाँ तुम्हारे को तुम्हारे कानों में से सुन सुन के तुम्हें प्यास लगने लगती है, जल्दी लेके आइयो, जल्दी बेटा जल्दी, 2 मिनट लगाऊंगा मैं। बस आधे घंटे में 1 बजे ओवर कर देंगे क्लास, 12:30 बजे। हाँ जी बेटा जल्दी से बेसिक बातें जल्दी रिवाइज करो। 245 ओ सॉरी 265 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 265। सर जी नो अथॉरिटी, क्या नो अथॉरिटी मतलब कोई लॉ नहीं बनता, ठीक है। गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ नहीं होगा तब तक लॉ कोई भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। लॉ बनाने की पावर कहाँ है, 246 245 में। 245 में क्या है, जो भी लॉ बनाएगा उस लॉ का एरिया कहां तक लगेगा। ऑफकोर्स आपको पता है स्टेट का एरिया कहां तक लगेगा, स्टेटस की बाउंड्री तक, और इंडिया का सेंट्रल कहां तक लगेगा, पूरे इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद है 246, वहां पे क्या लिखा है कि किन मैटर्स पे लॉ बन सकता है, उसमें लिस्ट दी है उन्होंने, कितने लिस्ट दिए, पहला
दूसरा और तीसरा यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर उस पर लॉ कौन बनाएगा, स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर उस पर कौन बनाएगा, स्टेट। और यूनियन कॉन्करेंट में दोनों, लेकिन दोनों में अगर डिस्प्यूट हो गया तो प्रीवेल कौन करेगा, सेंट्रल। ये बात कहां लिखी है, 254 में। अब आना मेरे बच्चे, अब जीएसटी जब नहीं था तो आपको आइडिया है, पता ऑलमोस्ट 16 टैक्सेस, 16 लॉ, ठीक है, एक्साइज, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी टैक्स, बहुत सारे टैक्स लॉ जो थे वो सारे चल रहे थे। सुनना मेरी बात ध्यान से प्लीज, है ना, ठीक है, वो सारे चल रहे थे। उसमें कुछ सेंट्रल के थे, कुछ स्टेट के थे। बड़े बच्चे ध्यान सुनना, कुछ किसके थे, सेंट्रल और कुछ स्टेट के। अब मैं जो बातें बोली ना अभी तक क्लास में वो सारी लिंक करना से आराम से, ठीक है। कुछ सेंट्रल के थे और कुछ स्टेट के, तो इसका मतलब घर सेंट्रल का भी चल रहा था और स्टेट का भी। सर जी इन्होंने बोला सारे टैक्स हटाओ, सारे टैक्स हटाओ, एक टैक्स, कौन सा, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, 16 के 16 हटाओ और जो रहेगा वो क्या रहेगा, इकलौता, कौन सा, जीएसटी। अब मुद्दा आया, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगेगा, दोनों के पास पावर है। मतलब ये सेंट्रल के पास भी पावर थी, स्टेट के पास पावर थी और कॉन्करेंट में भी थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा पर मुद्दा ये लॉ कौन बनाएगा। अब अगर लॉ होगा सेंट्रल के पास तो सारी कंट्रोल किसके पास, मतलब सारा पैसा किसके पास जाएगा, तो स्टेट भूखी मर जाएगी। फील करो बेटा, अगर हम सारे लॉ डिलीट कर देते हैं और एक लॉ बनाते हैं जीएसटी, तो नाउ क्वेश्चन लड़ाई यहां उठी कि लॉ फिर ये बनाएगा कौन, क्योंकि जो बनाएगा कलेक्शन वो लेगा। अगर सेंट्रल ने बनाया तो, स्टेट ने बनाया तो मुद्दा डिसाइड हुआ कॉन्करेंट में बना लेते हैं। किसमें बना लेते हैं, कॉन्करेंट। सेंट्रल अपने लिए बना लेगी, स्टेट अपने लिए बना लेगी। पर कुछ याद आ रहा है, 254 गवर्नमेंट ने कहा भाई आप शाने हो, आप आज हमारे साथ एग्री होकर लॉ बना दोगे और कल 2 दिन बाद अमेंडमेंट कर दोगे कि ऐसा है स्टेट को जो भी कलेक्ट हो रहा है वो जीरो कलेक्ट होगा, सारा सेंट्रल को जाएगा और लॉ प्रीवेल किसका करेगा, तो स्टेट फिर भूखी मर जाएगी। आपको लगता है स्टेट इस बात पे एग्री हो रही होंगी, नहीं। सोचो ना, एक अकेले बंदे को नहीं बनाना था, सेंट्रल को, किसको, पूरी 28 के 28 स्टेट गवर्नमेंट को मनाना था कि भैया वो हमारे साथ मिलके एग्री हो जाएं। पर उनको दिक्कत ये थी कि भाई हमको, हमें पावर कैसे मिलेगी, क्योंकि आपने जो कॉन्करेंट लिस्ट में पावर, या तो आप हमें बनाने दो तो सेंट्रल करिए, हमें तो फिर हमें तो बहुत बड़े काम है, हमें पैसा कहां से आएगा, हमारा तो मेजर रेवेन्यू चला जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो कह रहे आप डायरेक्ट टैक्स ले लो और इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ स्टेट। उसने कहा भाई ऐसे तो नहीं हो सकता कि इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत मेजर पार्ट है, पूरा छोड़ नहीं सकते हम, कुछ तो पैसा हमें भी चाहिए। तो स्टेट कह रही हमारे पास तो और ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास तो यही है मिला जुला के क्या, आईडीटी, आप वो भी अगर हमसे ले लोगे तो हमारा तो गया, और अगर आप मिलके बनाओगे तो भी पावर अल्टीमेट आप ही के, हम तो बस नाम के हैं। प्रॉब्लम समझ आ रही नहीं आ रही है, डिस्प्यूट समझ आ रही है। ये डिस्प्यूट चल रहा था कई सालों तक, कांग्रेस ने भी ट्राई किया, नहीं हुआ, वो नहीं मिला पाई स्टेट्स को, वो नहीं एग्री हुए, कोई भी स्टेट एग्री होने को तैयार ही नहीं था, कोई भी सिंगल स्टेट एग्री नहीं थे, ये बात तक चल रही थी, ठीक है। हर स्टेट का ये पॉइंट था कि भैया हम तो नहीं जाएंगे, क्लियर है। फिर फाइनली क्या हुआ, इन्होंने कहा ऐसा है, लॉ ना कॉन्करेंट लिस्ट में बात बन रही है ना इसमें बन रही है, तो एक काम करते हैं, वही वाली बात, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देते हैं, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया आर्टिकल, क्या इंट्रोड्यूस किया, नया आर्टिकल 246 पहले था, पर इन्होंने डाला कौन सा, 246A। नया आर्टिकल क्या आया, 246A, स्पेशल प्रोविजन किस पे, जीएसटी। और इन्होंने बोला भाई साहब अभी तक मैटर डिसाइड क्या हो रहा था, सेंट्रल स्टेट या दोनों, इन्होंने कहा भाई साहब अब एक ऐसा लिस्ट दे रहे हैं सिर्फ जीएसटी के लिए, सिर्फ जीएसटी के लिए हम ऐसे पावर देंगे कि इस बार पावर दोनों के पास, लॉ सेंट्रल भी बनाएगी और लॉ स्टेट भी बनाएगी और दोनों का प्रिवेल करेगा। क्या बोला मैंने, अब किसी एक पे पावर नहीं है, सेंट्रल भी बनाएगी स्टेट भी बनाएगी और दोनों के लॉ में दोनों का ही प्रिवेल करेगा, क्योंकि डिस्प्यूट ही नहीं होगा। उन्होंने कहा ऐसे कैसे डिस्प्यूट नहीं होगा, उन्होंने कहा उसके लिए एक और आर्टिकल इंट्रोड्यूस करेंगे, आर्टिकल नंबर 279A। क्या इंट्रोड्यूस किया, 279। प्लीज ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, पहले इन्होंने एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया 246A, जिसमें क्लियरली इन्होंने बोला कि जीएसटी मैटर पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के मैटर पे लॉ कौन बनाएगा, दोनों बनाएंगे, स्टेट भी बनाएगी और सेंट्रल भी बनाएगा। और किसी का ऐसा नहीं है कि मेरा प्रिवेल करेगा, इसका नहीं करेगा, इसका करेगा, सबका प्रिवेल करेगा। लेकिन दिक्कत है कि अगर डिस्प्यूट हुआ तो कह रहे डिस्प्यूट आएगा ही नहीं, डिस्प्यूट आएगा ही नहीं। क्यों,
क्योंकि हमारे और सेंट्रल के स्टेट के सबके लॉ सेम रहेंगे। अब सेम कैसे रहेंगे, कह रहा अगर चेंज करना है, अगर लॉ में कोई भी चेंज करना है तो गवर्नमेंट हैज नो पावर। ये कैसी पावर है, लॉ बनाएगी कौन, गवर्नमेंट, पर चेंज करने की पावर गवर्नमेंट नहीं है। किसके पास है, 279 जीएसटी काउंसिल। किसको पावर दे दी, जीएसटी काउंसिल। और इस काउंसिल में कौन होगा, सारे होंगे, कुछ स्टेट के बंदे होंगे, कुछ सेंट्रल के बंदे होंगे, और मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या चेंजेस आने चाहिए। मिली जुली वाली बात समझ आ रहा है ना, कि ना मेरी पास पावर है ना आपके पास पावर है। एक काम करते हैं, लॉ दोनों बनाते हैं, आप अपने लिए लॉ बनाओ ताकि आपको भी पैसा आएगा, और लॉ स्टेट ही बनाएगी ताकि स्टेट, क्योंकि एक बंदा बनाएगा तो उसकी जेब में जाएगा, बाकी मर जाएगा। दोनों बनाएंगे, सेंट्रल बनाएगा और स्टेट भी बनाएगा। लेकिन चेंजेस कोई नहीं कर सकता। चेंजेस कौन कर सकता है, जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल चेंज किसके फेवर में करेगी, दोनों के। क्यों, क्योंकि दोनों के बंदे बैठे हैं वहां पे, स्टेट का भी बैठा हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल का भी बैठा है फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर है। और वो मीटिंग में डिसाइड करेंगे कोरम वगैरह, जैसे आपकी एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, ऐसे की होती है जीएसटी काउंसिल। जब भी आप लॉ में चेंजेस देखोगे ना, या जैसे भी अभी कभी न्यूज देखोगे, तो हमेशा लिखेगा कि इट विल बी रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, मतलब कोई भी चेंज है वो रिकमेंड कौन करेगा, पहले जीएसटी काउंसिल, तभी जाके वो बन सकता है लॉ, और तभी जाके चेंज हो सकता है। बात समझ आ रही, अभी शॉर्ट में बोला, पढ़े जल्दी से। 269 पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे, सॉरी 246, क्या लिखा है पढ़ो। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, इट्स वर्ड से फैमिलियर हो या नहीं हो। इसका मतलब क्या है, जो उसमें लिखा है उसकी बात माननी है, हटा दो। ये ओवररूल कर रहा है किसको, आर्टिकल नंबर 246, 254। क्यों ओवररूल कर रहा है, 246 में पावर क्या है, कॉन्करेंट या स्टेट या वो, और 254 क्या कह रहा है, अगर लड़ाई हो गई तो सेंट्रल, तो सेंट्रल नहीं, हटा दो, कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं बता रहे हम, क्या कह रहा था, सब्जेक्ट टू द क्लॉज 2, क्लॉज 2 सब्जेक्ट मतलब दैट इज जीएसटी। कह रहा भैया लेजिस्लेचर ऑफ द एवरी स्टेट हैव द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस इम्पोज बाय द ओवरराइडिंग इफेक्ट। मतलब कि भैया वो भी पावर है कि उनका लॉ भी प्रिवेल करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रिवेल कर लेगा। ठीक है, सेम लाइन उन्होंने करी, बट इसके पास किसके, पार्लियामेंट है, सेम लाइन है। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ, वो छोड़ो अभी वर्ड क्या इंटरस्टेट इंटर, वो अलग से डिस्कशन करूंगा। पहले बताओ पावर किसको, स्टेट को भी और सेंट्रल को भी। पहले वाले प्रोविजन में किसको पावर दे दिए, स्टेट, दूसरे वाले में किसको दिए, सेंट्रल, और वहां पे लिख दिया ओवरराइडिंग इफेक्ट, मतलब कि भैया उनका भी चलेगा। ऐसा नहीं मत सोच के चलना कि सेंट्रल का ही चलेगा, उनका भी चलेगा। क्लियर है। अब पॉइंट ये अगर इनका चेंजेस करना है तो चेंजेस कौन करेगा, यहां नहीं लिखा मैंने पॉइंट, लेकिन आपको पता है इसको चेंजेस करने के लिए कौन है, जीएसटी काउंसिल। काउंसिल की बात बाद में करेंगे। नाउ मुद्दा इतना आसान नहीं है सर, ठीक है, इतना आसान नहीं है। आपने बोल दिया लॉ ये भी बनाएंगे, लॉ ये भी बनाएंगे, ठीक है, बट पैसे कैसे कलेक्ट करोगे, क्योंकि सामने वाला एक ही चीज पे दो बार पैसे देगा। समझो ना, आप पैसे लेने जाओगे ना, टैक्स मांगने जाओगे तो कैसे पैसे लोगे, दो बार, कि जीएसटी, अच्छा ये सेंट्रल वालों का दे और ये स्टेट वालों का, नहीं, जीएसटी तो एक ही लगेगा। जीएसटी क्या लगेगा, एक। अब ये बातें बहुत नॉर्मल है, आपको समझ आ जाएंगी, ये तो आप बचपन में 11th क्लास में पढ़ लेते हो। आपको बताए जीएसटी का 18% रेट है, तो जीएसटी 18 लगेगा या उसके डिवाइड हो जाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। जीएसटी के कितने पार्ट कर दिए, 4। ये सब 246 में लिखा है, पढ़ाऊंगा मैं 246 जब डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो 246 में लिखा है कि इन्होंने जीएसटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 नहीं 2। कितने पार्ट में, 2। इन्होंने बोला भाई देखो, इन्होंने बोला लॉ में रखो ही मत, क्योंकि लॉ तो गवर्नमेंट बदल सकती है, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना इतना आसान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की प्रोसेस अलग है, ठीक है, उसका प्रोसेस अलग है। ऐसे नहीं कि पार्लियामेंट में डालो और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की पावर अलग है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। पर मैंने कहा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। क्या भाई साहब सुनो, जब भी जीएसटी लगेगा तो जीएसटी लगेगा सप्लाई पे, इस पे लगेगा सप्लाई। चैप्टर है हमारा अगला सप्लाई, पूरा चैप्टर ये। अभी ये मान के चलो बेटा, इधर देखो, अभी 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 इधर अभी बस 10-15 मिनट और कॉन्सेंट्रेट करो। सप्लाई का मतलब है सेल। अभी ये मान के चलो सप्लाई मतलब सेल, जब भी सामान की या सर्विस की सेल होगी। सर्विस की सेल मतलब ये सेल ही तो कर रहा हूं एक तरह का, कि जब भी आप गुड्स को सप्लाई, अभी सप्लाई वर्ड यूज करना नहीं करना ना, तो अभी शॉर्ट में समझो सेल। सेल मतलब कि भैया चाहे मैं सर्विस दूं चाहे मैं गुड्स बेचूं, वो सप्लाई है। पर अपन लोग अभी क्या मान के चल रहे हैं, सेल। कह रहा सेल ना जीएसटी में जब भी लगेगी, तब जीएसटी कब लगेगा, जब सेल होगी। क्या होगी, सेल, सप्लाई। और सप्लाई 2 पार्ट में डिवाइड की जाएगी। कितने पार्ट में, 2। ये भी आप अच्छे जानते हो, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 246 में। एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई, याद आ रहा है कुछ,
और एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई। ये लिखा है यहाँ पे, कहता है जब भी सेल होगी तो उसे कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो, कुछ इंट्रा और कुछ इंटर। इंट्रा बोले तो, कहता है इंट्रा बोले तो विद इन स्टेट, विद इन यूनियन टेरिटरी, मतलब जहां है उसी की बाउंड्री में। अच्छा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, अलग से डिस्कशन करेंगे। आपको पता है 28 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी, वैसे 29 है, अब 29 है, जम्मू कश्मीर भी तो स्टेट ही हो गया और उधर लद्दाख का यूनियन टेरिटरी बदल गया, तो वही है, ठीक है। तो अपने लिए वैसे जीएसटी के लिए देखा जाए तो 5 ही है, उन्होंने 2 इसमें 31 कर रखे हैं, स्टेट कितने कर रखे हैं, 31। जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या है हमारा, यूनियन टेरिटरी है, बट एज पर जीएसटी से क्या माना जाता है, स्टेट माना जाता है, ठीक है। ऐसे ही और भी है, पर अभी सोचो, ठीक है, अपने को मतलब ये समझना, मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी अभी सेम समझना। इन्होंने बोला अगर आपने सामान की जो सेल करी है वो विद इन स्टेट करी है तो आपके ऊपर क्या लगेगा, आपको क्या माना जाएगा, आपने इंट्रा स्टेट बेचा है। क्या बेचा है, इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा बोले तो विद इन। और अगर आपने बोला कि नहीं 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 हमने जो करा है वो इंटर करा है, मतलब दैट मींस इन्होंने बोला 246 में क्या लिख दिया, 246 ए में इन्होंने बोला सेल जो है, सप्लाई जो है वो 2 तरीके डिवाइड कर दी। बेटा कितने तरीके की, 2। एक कौन सी, जल्दी बोलो, इंट्रा, एक कौन सी है, इंट्रा स्टेट, ठीक है, और एक कौन सी, जल्दी बोलो, इंटर स्टेट, ठीक है। बेटा अगर मैं बोलूं तो इंट्रा बोले तो विद इन स्टेट, क्या बोला मैंने, विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी, विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी। और अगर आपने कहा इंटर, मतलब ये बंदा बाउंड्री क्रॉस कर गया, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, इवन इंडिया से बाहर चला गया, इवन इंडिया से बाहर चला गया, सर हम उसे क्या मानेंगे, इंटर। जैसे मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में ही सामान बेच रहा हूं, दिल्ली में ही सामान सर्विस दे रहा हूं, तो वो क्या माना जाएगा, इंट्रा। पर मैंने जैसे ही दिल्ली क्रॉस किया तो क्या बन जाएगा, इंटर, क्या बन जाएगा, इंटर, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा लफड़ा है, ये सब आने वाले चैप्टर है बच्चे, ठीक है, कि ये इंट्रा में कैसे पता चलेगा स्टेट। अब यहाँ पे मुझे 2 चीजें चाहिए, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, अभी बस जनरल बात करूंगा, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। आपके हिसाब से आप किस किस को पकड़ोगे, मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी आप बिल्कुल अभी इनिशियल बच्चे उसमें जीएसटी में, तो धीरे धीरे एक्सपर्ट बनोगे। मैं बोलता हूँ, आप मुझे बताना मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, कि एक तो मैं ये पकड़ लूंगा, दो एग्जाम्पल दूंगा, आप बताना दोनों में से कौन सा बढ़िया, ठीक है। पहला हम इस तरीके से चेक करेंगे कि सेलर और बायर कौन कौन से स्टेट में, अगर दोनों एक ही स्टेट में तो इंट्रा, और दोनों अलग अलग स्टेट के तो इंटर। या दूसरा तरीका, बायर छोड़ दो, बायर की बात ही मत करो, सेलर को पकड़ो कि सेलर का बिजनेस कहां पर है स्टैब्लिश, किस स्टेट में उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और एक्चुअल में वो सामान बेच किस स्टेट में रहा है। ये दोनों सेम है तो इंटर, इंट्रा, और अलग अलग है इंटर। कौन से वाली चीजें बेटर लग रही है, सेलर बायर दोनों या सिर्फ सेलर, सोचो क्या होना चाहिए, ऐसे मत आंसर करो, सोच के देखो प्रॉब्लम क्या आ सकती है। अगर मैंने सेलर बायर को पकड़ा, आप सोचो, आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हो, आप बायर हो, सामने वाला पूछता है आप कहां से आए हो, आप जरूरी दिल्ली में ही सामान खरीदते हो, आप घूमने गए उत्तराखंड, उत्तराखंड में जाके आपने सामान खरीदा, उसको आपकी शक्ल पे दिख रहा है कि आप दिल्ली से हो, फिर उसने पूछा भी नहीं, तो क्या उसके लिए जो सेलर है उसके लिए इजी होगा बताना इंट्रा बेची या इंटर बेची, क्योंकि वो बायर को कैसे पकड़ सकता है, बायर तो कहीं से भी आ सकता है ना, बोलो हाँ या ना, अपने पे कंट्रोल रख सकता है ना। और मैंने क्या बोला, जीएसटी लेवी है, इनडायरेक्ट टैक्स लेवी है किस पे, सेलर पे, तो बायर को तो भूल जाओ, बायर को तो भूल जाओ, किसको पकड़ेंगे, सेलर। मतलब आपसे मुझे लेना देना नहीं है। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन लिया, ऑफकोर्स एक बार बात याद ना, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सेंट्रल बेस नहीं है, स्टेट बेस है। अगर मैं दिल्ली में काम करूंगा, दिल्ली का अलग, हरियाणा में हरियाणा का अलग, मुंबई में मुंबई का अलग, हर स्टेट का अलग अलग लेना पड़ेगा। मान लो मैंने अपनी ऑफिस खोला कहां पे, दिल्ली में, हमारा लोकेशन कहां पे है, दिल्ली, मैंने दिल्ली का रजिस्ट्रेशन ले लिया, पर मैंने कहा एक सेमिनार देने जा रहा हूं मैं कहां पे, फरीदाबाद में, कहां देने जा रहा हूं, फरीदाबाद, मतलब मैं हूं कहां का, अरे बोलते ही नहीं सुस्त बड़े हो, कहां का हूं, दिल्ली, और मैं सर्विस कहां दे रहा हूं, तो भाई इंटर है या इंट्रा है, इंटर है ना, विद इन स्टेट करा या क्रॉस कर दी बाउंड्री, समझ आ रहा है, क्लियर है। अब सर अगर आप मेरा बायर और सेलर का चेक करोगे तो मैं भी कहां बैठा हूं, फरीदाबाद में, और बंदा भी फरीदाबाद का है, तो इंटर देखना ही नहीं है, बायर को
देखना ही नहीं है, देखना किसको है, सेलर। मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो यहां पे ना दो वर्ड आएंगे, एक आएगा सर जी लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर, इसे हम प्यार से बोलेंगे रजिस्ट्रेशन। चैप्टर जो है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन, कि आप रजिस्ट्रेशन कहां ले रहे हो, जहां आपका रजिस्ट्रेशन है वो है आपकी लोकेशन। बात समझ आ रही है। और एक चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई, कि आपने जो सेल करी वो कहां करी। अगर ये दोनों के दोनों सेम स्टेट में है, बेटा क्या है, सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, इंट्रा। क्लियर है। और अगर मैं कह रहा हूं ये लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये अलग अलग है, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी, कोई भी कॉम्बिनेशन है, तो मैं क्या बोलूंगा, इंटर। बोलो हाँ है ना, ठीक है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है बेटा, ठीक है, क्लियर है। राहुल कह रहा है इतना इतना, अभी तो शुरुआत है, ठीक है, मजा आएगा वैसे पढ़ने में, जीएसटी पढ़ने में, इनकम टैक्स पढ़ने में मजा आएगा। बस देखो ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं, अगर आपको ये लगेगा कि ये थ्योरी है तो नहीं सर, थ्योरी नहीं है, बस समझते जाना। अभी इन पे क्वेश्चन, ये चैप्टर है सर जी, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर है, लोकेशन रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, ठीक है। वहां जाके पढ़ेंगे, अच्छा इसने सामान यहां बेचा, सोच के देखो, है ना, ट्रेन में आते हैं ना वो चने, वो कहां बेच रहा है सामान, ट्रेन तो चल रही है, ट्रेन तो चल रही है, समझ रहे हो। एरोप्लेन में वो एयर होस्टेस है ना, उन्होंने सामान गुड्स या जो भी सप्लाई करी, अब वो तो हवाई जहाज है, कहां से देखोगे, नीचे गिरा के देखोगे कहां गिरा सामान, जहां गिरा वहां स्टेट। ये तो बड़ा मुद्दा है इंपॉर्टेंट, तो इसमें तो अलग से डिस्कशन होगी। चलो आओ, अभी फिलहाल अभी बच्चों वाला लेवल कहां है हमारा, सर अगर सेम स्टेट तो इंट्रा और अलग अलग स्टेट तो यूनियन टेरिटरी। कहां लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहां लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर इंट्रा है तो क्या होगा, तो आपके ऊपर लगेंगे दो जीएसटी। कौन सा जीएसटी, दो, एक लगेगा सीजीएसटी, जल्दी बोलो क्या, सेंट्रल जीएसटी, मतलब जीएसटी में कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी। और अगर दूसरा देखा जाए तो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। मतलब सर अगर आप किसी स्टेट में हो, तो जैसे अगर मैं बोलूं हरियाणा में हूं तो मेरे पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, बट मैं अंडमान निकोबार में हूं तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, समझिए ना, क्योंकि या तो मैं स्टेट में होगा या यूनियन टेरिटरी में, तो स्टेट में होगा तो एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी में होगा तो यूनियन टेरिटरी। सर क्या फर्क पड़ जाएगा, सर जी वो याद है बचपन में ऐसे होता था ना, वो दो बिल्ली की वो रोटी वाली लड़ाई, है ना, उसी का हिसाब किताब हो रहा है कि भैया जो टैक्स कलेक्ट होगा इसमें ये बड़ी वाली सेंट्रल वाली बिल्ली को क्या मिलने वाला है और स्टेट वाली को क्या मिलने वाला है। इन्होंने बोला भैया ऐसा है, आधा आधा, कितना, 50%। जो भी आपका रेट ऑफ जीएसटी है, मान लो मेरी सर्विस पे 18% जीएसटी है, तो जल्दी बताओ सेंट्रल को कितना मिलेगा उसका, 9%, और स्टेट को कितना मिलेगा, 9%। क्लियर है, मतलब सेंट्रल कितना ले जाएगी, 9%, और स्टेट क्या ले जाएगी, 9%, पक्का। लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट हो गए, दिल्ली का सामान कहां जा रहा है, हरियाणा, तो दो स्टेट आ गए, तीन बिल्लियां, पहले सेंट्रल और दो स्टेट की बिल्लियां, अब क्या, तो बड़ी बिल्ली कह रहे हैं पूरा हमारा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, पूरा जीएसटी 100%, बोले तो 18%, यहां तो 100% हटाओ, पूरा 18% कौन ले जाएगा, सेंट्रल, कौन ले जाएगा, सेंट्रल। पर जैसे ये बात लिखी फिर हल्ला मच गया, ये क्या बात हुई, मतलब अगर बंदा छोटा छोटा काम कर रहा है ना, विद इन स्टेट काम कर रहा है, तो आप हमें पैसा दे रहे हो। जहां मोटा क्लाइंट आया, क्योंकि बेटा स्टेट क्रॉस करने वाला छोटा बंदा नहीं होगा ना, जिसका मल्टीपल स्टेट में बिजनेस होगा, सेंट्रल हर जगह बड़ी शानी बनती है, समझ आ रहे हो, हर जगह गेम खेलती है। आप ये समझो बेटा, लॉ हमेशा इस तरीके समझो कि लॉ ना सिर्फ लॉ की तरह मत पढ़ो, उसको समझो ये क्या क्यों हो रहा होगा। उसने बड़ा दिमाग से लगाया, कह रहे अरे हम उसमें लड़ाई हो जाएगी, छोड़ो छोड़ो हम ही लिख लेंगे। कह रहे ये क्या बात हुई, स्टेट कह रहे हम निपट लेंगे, तुम पैसा दो हम ले लेंगे। कह रहा अच्छा ठीक है, फिर क्या करें, फिर एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस हो गया, आर्टिकल नंबर 269A। कौन सा हुआ, 269A, कि अगर इंटर स्टेट है, अंडरलाइन करो क्या, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो उसमें कलेक्शन कौन करेगा, ऑफ कोर्स सेंट्रल करेगा, पर उस कलेक्शन का 50%, उस कलेक्शन का अगेन 50%, मतलब सेंट्रल को चाहे कुछ भी ले लो, कितना मिलना चाहिए, 50। कह रहा 50% हम स्टेट को दे देंगे, बट कौन सी बिल्ली को, नहीं सर, पहले था जो टैक्स था वो था ओरिजिन बेस्ड। कौन सा टैक्स था, ओरिजिन, ये फीचर भी पढ़ा रहा हूं मैं जीएसटी के साथ साथ, ठीक है। कौन सा, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब
जहां से सामान चलता था, जहां पे मैं हूं। जैसे मैंने बोला मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, पर मैं सेमिनार कहां दे रहा हूं, फरीदाबाद। तो मेरे को ये इंटर है या इंट्रा है? इंटर, इंटर। हाँ, तो इंटर हुआ ना, इंटर हुआ ना। हाँ, तो मेरे पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। अब मैंने तो दे दिया 18% गवर्नमेंट, मेरे को टेंशन नहीं है, दो बिल्ली की लड़ाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है 18% में 9% अपनी जेब में डालेंगे, अब 9% अब एक गवर्नमेंट को देंगे। अब तुम दोनों डिसाइड करो कौन सा। तो मैंने कहा कि भाई हमारा जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था वो था ओरिजिन बेस्ड। ओरिजिन मतलब ये बंदा है कहाँ का, तो मैं कहाँ का हूँ, दिल्ली। मैं कहाँ का हूँ, दिल्ली, तो दिल्ली गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा ना ना ना, हम रखेंगे डेस्टिनेशन बेस्ड। सर आपके कहां के होने से मतलब क्या है, अल्टीमेट किस स्टेट का पैसा खर्च हुआ इसको लेने के लिए, लोग कहां से आए, दिल्ली से आए या फरीदाबाद से आए, तो पैसा किस गवर्नमेंट का गया, लोगों का, फरीदाबाद। तो भाई उसका रेवेन्यू भी किसे मिलना चाहिए। तो फिर जीएसटी को किस में बदला गया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब सामान जहां से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां जा रहा है। अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट, अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई, कि आपने जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, जिस स्टेट में माना जाएगा सामान बेचा है, उस स्टेट को गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, टैक्स। पढ़ के देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा ये तो पूरा वो लिखेंगे, कह रहा सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कलेक्ट करेगा, इंडियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद सच टैक्स शैल बी अपोर्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। तो भैया वो अभी करंटली जो है जीएसटी काउंसिल ने वो कितना रखा हुआ है, 50%, मतलब 50% गवर्नमेंट को सेंट्रल के पास जाएगा, 50% स्टेट। और स्टेट में भी कौन से स्टेट के पास जाएगा, डेस्टिनेशन बोले तो जिस स्टेट में कंज्यूम्ड हो रहा है, जिस स्टेट में क्या हो रहा है, कंज्यूम। क्या मैं आपको अभी इस 2679 के बारे में थोड़ा सा बातें भी करनी है, वो अलग बात है, वो अलग क्लास में करेंगे। क्या मैं यहां तक आपको वाइंड अप कर सकता हूँ, बोलो हाँ है ना। तो क्या आपको एक अच्छा खासा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया मिला, जीएसटी में क्या क्या चीजें क्या नहीं है। जल्दी मुझे रिवाइज कराओ फटाक से, ठीक है, सारे आर्टिकल। क्या शुरू से करें, टैक्स से, है ना। जल्दी बताओ, टैक्स की मीनिंग कितनी बार, दो। मैं नहीं बोलूंगा यार, ठीक है, कितनी बार, दो। एक कौन सी है, कंपल्सरी पेमेंट ऑफ टैक्स, कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। तो दो बातें होनी चाहिए, पहले लॉ बनाओ और फिर गवर्नमेंट पैसा लेगी तो उसे क्या बोलेंगे, टैक्स। कितने तरीके का टैक्स है, एक और एक इनडायरेक्ट। बेटा डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी और कस्टम। डिफरेंस बात करो, चार। कितने डिफरेंस, चार। पहला मीनिंग, टैक्स लेवी और टैक्स बर्डन दोनों सेम है तो क्या है, डायरेक्ट। अलग अलग है तो क्या है, इनडायरेक्ट। बेटा हमें टैक्स पेड से लेना देना है, नहीं, इसी पे मैंने आते डिस्कशन किया, टैक्स पेड से लेना देना नहीं है। दूसरा सर जी, डायरेक्ट टैक्स बोले तो इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी और सीबीआईसी। और असेसमेंट प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट कहां है, इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं। सर जी कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं, किस पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। आर्टिकल नंबर 265, पहला आर्टिकल क्या रखोगे, 265। ये क्या बोलता है कि नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड, कोई गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब बिना लॉ बनाए कोई भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। लॉ बनाने की पावर किसके पास है, दो, एक कौन है, सेंट्रल और एक कौन है, स्टेट। जो सेंट्रल बनाएगी उसका पैसा किसके पास जाएगा, सेंट्रल। जो स्टेट बनाएगी उसका पैसा किस पे जाएगा, स्टेट। ये बात कहां लिखी है, आर्टिकल नंबर 246 में, ठीक है। 245 एरिया बताता है, 245 क्या बताता है, एरिया, कि आपकी जुडिक्शन क्या है, आप लॉ कितने एरिया तक बना सकते हो। और 246 में क्या लिखा है कि जो भी एरिया, जो भी लॉ बनेगा उनका मैटर क्या होगा, लिस्ट क्या होगी। कितने मैटर है वहां पे, 7 शेड्यूल। लिस्ट बताओ कितनी लिस्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। बेटा यूनियन लिस्ट में आपका जो भी मैटर उस पे लॉ कौन बनाएगा, स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर है कौन बनाएगा, स्टेट। और कॉन्करेंट में कौन है, दोनों बनाएंगे। लेकिन अगर दोनों में लड़ाई हो गई तो प्रीवेल किसका करेगा, सेंट्रल। ये बात कहां लिखी है, 254। ऐसे टिप पे याद होने चाहिए, क्या लिखा है, 254। मैं ऐसे ही पूरा लॉ याद रखवाऊंगा आपको, ठीक है। सप्लाई अप्लाई जो भी है, जीएसटी सब याद रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन क्या जीएसटी इन सब में से कहीं भी फिट हो रहा है, नहीं, इनमें कहीं भी फिट नहीं हो रहा है। इसीलिए नए आर्टिकल आए, कितने आर्टिकल है, 3 नए आर्टिकल, कितने हैं, 3। 246A, 269A, 279A, कितने याद रखने हैं, 3। पहला क्या है, 246A, 269A और 279A। 246 मेन पावर किसको ओवररूल कर रहा है, ये दो आर्टिकल को, 246 और 254। कह रहा भाई उनमें जो लिखा है भूल जाओ, हम बताते हैं पावर किसके पास है, किसके पास है पावर, दोनों के पास है, स्टेट के पास भी और सेंट्रल। और ओवर राइडिंग पावर है स्टेट के पास, की मतलब उनका लॉ कोई काट नहीं सकता, उनका चलेगा, ठीक है। जो उनको टेंशन थी कि हमारा कोई भी 240-54 में प्रीवेल करा दे रहा है, तो नहीं, आपके पास पावर है। 246 में इन्होंने बोला पावर के साथ साथ यही डिपार्टमेंट का डिवाइड भी कर दो कि टैक्स का कलेक्शन और कैसे डिवीजन होगा। उन्होंने बोला भैया सबसे पहले टैक्स किस पे लगेगा, जीएसटी, सप्लाई,
किस पे लगेगा? सप्लाई। और सप्लाई इंडिया में कितने तरीके के होंगे? दो। एक कौन से? इंट्रा, और एक कौन से? इंटर। ये चेक करने के लिए हमें कितनी चीज चेक करनी पड़ेगी? दो, कि भैया बंदे का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, दैट इज क्या? लोकेशन। किसकी? बायर की या सेलर की? कसम खा लो, पूरा जीएसटी पढ़ते टाइम एक बार भी तुमने बोल दिया ना भैया बायर तो वहां बैठा है, मैं यहीं से फेंक के मार दूंगा, ठीक है? बायर की बात ही नहीं करनी है, बायर बार बार कंफ्यूज करेगा, बट मेन फोकस किस पे है? सेलर पे, है ना? ऑफ कोर्स वैसे बायर भी कंफ्यूज करेगा वो, ठीक है? कहेगा अगर कुछ नहीं मिल रहा तो बायर की लोकेशन उठा लो ठीक है? हाँ, फिर वो क्या बोलेगा? नहीं पता चल रहा ना प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, तो बायर की उठा लो। क्लियर? पर छोड़ो, अभी इधर आओ। मैंने कहा सर मेन लोकेशन क्या अपने को कवर करनी है? सप्लायर, और ये चेक करना है कि सामान कहाँ सप्लाई हुआ, प्लेस। ये दोनों सेम स्टेट में तो, अरे बोलो ना, सेम स्टेट में तो इंट्रा, और अलग अलग स्टेट में तो इंटर। अगर इंट्रा हुए, अगर क्या हुए? इंट्रा, तो कितने जीएसटी लगेंगे? दो, एक और एक एसजीएसटी। पूरा 100% सीजीएसटी नहीं, आधा, 50% सीजीएसटी, 50% स्टेट। यहां तो कोई लफड़ा नहीं, आधा सेंट्रल ले जाएगी और एक ही स्टेट है, आधा स्टेट ले जाएगी। लेकिन अगर इंटर हुआ तो पहले क्या होगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी 100% कौन लेगा? सेंट्रल। कौन कलेक्ट करेगी? सेंट्रल। और उसके बाद उसमें आधा 50% वो किसको देगी? स्टेट। कौन सी स्टेट? ओरिजिन या डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन बेस, मतलब जिस गवर्नमेंट में सामान अल्टीमेट कंज्यूम हो रहा है, जिस स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई है। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये बात कहां लिखी है? 269A में। और इनमें कोई भी चेंज आएगा, कोई भी चेंज आना है अगर जीएसटी में, चाहे वो सेंट्रल चेंज करना चाहे स्टेट, डायरेक्ट चेंज हो सकता है क्या? नहीं। कौन चेंज करेगा? पहले जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, और जीएसटी काउंसिल में कौन लोग हैं? कुछ मेंबर हैं स्टेट के और कुछ मेंबर हैं सेंट्रल के, जिनके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। बात समझ आ रही है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये सारी बातें आर्टिकल की मैं लिखवा दूंगा अगली क्लास में। एक बार 279 खत्म चैप्टर, बस इतना सा चैप्टर है पहला, ठीक है? होप सो मजा आया होगा आपको, है ना? लाइक शेयर एंड सब